तो आप लोगों ने देखा किस तरीके से एक स्टूडेंट का पूरा प्रोसेस होता है एंड किस तरीके से सारी चीजें चलती हैं। वो इतना इजी भी नहीं होता जितना आपको कंसल्टेंसीज बताती हैं। उसके बीच में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं जो आप लोगों को समझने होते हैं बेसिकली। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप आए और आपका सारा प्रोसेस जुप करके हो गया। उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। बेसिकली आई एम द फाउंडर ऑफ फोग्रो एंड 10+ ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे। और 160+ स्टूडेंट की मैं ऑलरेडी हेल्प कर चुका हूँ उनको स्टडी अब्रॉड जाने में। एंड इसके अलावा मैं एक प्रोडक्शन हाउस को रन करता हूँ जिसके अंदर मैं महिंद्रा, एयरटेल एंड एडिडास के जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में शूट करता रहता हूँ। अभी ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप एक राइट जगह पे हो। आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बता रहा हूँ बेसिकली। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं कि फोक रो को किस तरीके से फाउंड किया गया। सो 2021 में मैं अपने नेफ्यू के लिए बेसिकली एक कंसल्टेंसी ढूंढ रहा था। उसको इटली भेजने के लिए, उसको बिजनेस स्टडी के लिए बेसिकली वहां जाना था। एंड हम एक कंसल्टेंसी के पास जाते हैं। वहां पे जाते ही उनको 20,000 पे करते हैं। पे करने के बाद 2 दिन बाद हमारे पास एक मेल आता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। इतना फास्ट प्रोसेस इंडिया में कहीं नहीं होता है, कोई भी कंसल्टेंसी नहीं करती है। लेकिन हमारे साथ कर दिया गया। क्योंकि कंसल्टेंसी को कॉल कर रहे थे तो उन्होंने फोन पिक नहीं किया। चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी कंसल्टेंसी के पास गए। वहां पे जाके हमें पता लगा कि लिथुआनिया बेस्ट ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए। एंड हमने अपना वहां से प्रोसेस भी स्टार्ट करा दिया क्योंकि हमारा बजट ही उतना था। एंड जब वो प्रोसेस को स्टार्ट कराए तो 30,000 हमने वहां पे किया। 2 महीने लगभग बीत गए एंड उनसे जब बातचीत करने लगे या पोस्टाइल हो गए थे हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वो कोई अपडेट नहीं दे रहे थे। वो सही से बता नहीं रहे थे यार कि अभी तुम्हारा प्रोसेस यहाँ पहुंचा है, इस तरीके से पहुंचा है। एंड थोड़ा सा और टाइम बीतते ही उन्होंने बोला कि आपका इस इनटेक में हो ही नहीं पाएगा, अब आपका नेक्स्ट इनटेक में होगा। बेसिकली हर कंसल्टेंसीज के पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को भेजने का, जब आप किसी यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करते हो तो उनके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट भेजने का ही एक टाइम होता है। वही उतना ही भेज पाते हैं। एंड शायद उसीलिए इसीलिए उन्होंने हमें मना कर दिया। ये वैसा ही हो गया कि नाम तो अलग है लेकिन काम सेम ही है। एंड जब हमारे 50,000 डूब गए तब हमें समझ में आया कि यार अब हम क्या कर सकते हैं। हम हेल्पलेस फील कर रहे थे। हमें लग रहा था यार ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ। कोई बात नहीं, हमने अपने आप को बैक किया। एंड बैक करने के बाद आ, थोड़ा सा सोचने लगे कि अभी और क्या क्या हमारे पास रास्ते बचे, क्योंकि 50,000 रुपये मिडिल क्लास फैमिली होना और 50,000 रुपये खोना बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग मुझे जरा चैट बॉक्स में बताओ, अगर आप लोगों के साथ ऐसा कोई स्कैम हो जाता तो आप लोग क्या करते। एंड मुझे ऐसा लगता भी है कि कुछ लोगों के साथ शायद ऐसा हुआ भी हो। प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो कि आप लोगों को कैसा फील होता या आप लोग क्या एक्शन लेते। मे भी कुछ लोग बोलेंगे केस कर देते। मे भी कुछ लोग बोलेंगे यार कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, शायद उनके पास ज्यादा पैसे होंगे। मे भी कुछ लोग बोलते कि यार अब मेरे को वो सपना देखना ही नहीं है। ओके, आर एफ सेड हेल्पलेस, यस, सेम एज अस। हम भी उस टाइम पे ऐसा ही कुछ फील कर रहे थे। गुस्सा भी आ रहा था, लीव कर देता, यस, वेरी गुड, ओके, ओके, मोर मोर मोर। एंड जो लोग टाइप नहीं कर पा रहे, शायद मुझे ऐसा लगता है कि यार उनके पास ज्यादा पैसा होगा शायद आई थिंक। तो कोई बात नहीं। यार उस टाइम पे बड़ा गुस्सा आ रहा था। ऐसा भी एक मन ऐसा कर रहा था कि कंप्लेंट कर देते हैं, एक मन ऐसा कर रहा था कि केस कर देते हैं उनके पास। एक मन ऐसा भी कर रहा था कि ऑफिस में घुस के उनको पिटाई लगा देते हैं एक बारी। तो ये सब माइंड में चल रहा था। बट अगर ये सब हम कर देते तो उससे टाइम किसका वेस्ट होता, टाइम हमारा ही वेस्ट होता। एंड आज की डेट में अगर आप अपने टाइम को बचा सकते हो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर टाइम को नहीं बचा सकते तो आई थिंक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ इन्हीं सब झंझटों में रह जाओगे बंद के। हम लोगों ने क्या किया, मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करनी चालू की, लिथुआनिया का प्रोसेस होता कैसे है। एंड मेरे जो नेफ्यू था उसने उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया। हमने खुद से प्रोसेस को स्टार्ट करना चालू किया। क्या ही होगा, जहाँ पे 50,000 रुपये डूब गए थोड़े से और डूब जाएंगे, कोई नहीं, एक बारी करके तो देखते हैं। क्योंकि यार कंसल्टेंसी पे तो कोई भरोसा कर ही नहीं सकता ना। जहाँ 50 डूब गए फिर और डूबने लग जाते हैं, अगर और किसी कंसल्टेंसी के पास जाने की हमारे पास हिम्मत नहीं थी।
हमने खुद से प्रोसेस को स्टार्ट किया। स्टार्ट करते करते बहुत सारी चीज़ सामने आई, कुछ यूनिवर्सिटीज़ को मेल वगैरह डाले, कुछ कुछ लोगों से बातचीत करी जो ऑलरेडी लिथुआनिया में थे, कुछ इन्फ्लुएंसर वगैरह थे ऑलरेडी वहाँ पे उस टाइम पे भी, उनसे बातचीत करी। तो खुद से प्रोसेस को स्टार्ट करना चालू किया, एंड सेम इनटेक में हमारा एक्सेप्टेंस आ गया, वीएफएस में फाइल लग गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मेरा जो नेफ्यू था वो फ्लाई करने के लिए रेडी था, एंड लगभग हमारा 5 लाख के आसपास कॉस्ट आया उसके अंदर उस टाइम पे। एंड जब ये सारी चीजें हो रही थी फैमिली में, सब बहुत खुश थे। सब ये सोच रहे थे अब तो सारी चीजें राइट होने वाली है, अब तो सब एकदम परफेक्ट होने वाला है, सब एकदम बढ़िया हो जाएगा। मिडिल क्लास फैमिली इसी तरीके से हर चीज को क्या बोलते हैं विनिंग मोमेंट बनाती है, मतलब इसी तरीके से सोचती है कि यार अब तो सब सेट है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही होती है, हम लोग अभी यहीं तक का सोचते हैं, यार यहाँ से जा तो रहा है, यहाँ से सारी चीजें बढ़िया होंगी, लेकिन सब चीज बढ़िया नहीं होती। अगर आप लोगों के साथ अभी तक ये सब हुआ होता एंड आपका भी एक्सेप्टेंस आ गया होता, अब आप जाने को हो, तो आप कैसा फील कर रहे होते, प्लीज कमेंट में बताओ मुझे। क्योंकि मैं आगे जो आपको बताने वाला हूँ ना, वो एक रोलर कोस्टर से कम नहीं होने वाला है। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करो एक्साइटेड, यस, फीलिंग हेवन, यस। हम भी ऐसा ही फील कर रहे थे यार, हम लोगों को भी ऐसा ही लग रहा था कि अब तो जो मेरा नेफ्यू है उसकी जो लाइफ है एकदम सॉर्ट आउट है, ओवर द मून, यस सौरभ, एक्साइटेड, यस यस यस। सब लोग ऐसा ही फील कर रहे थे उस टाइम पे, सब लोग बहुत खुश थे, एंड खुश होना भी चाहिए यार, क्यों नहीं होना चाहिए खुश, इतनी बड़ी अचीवमेंट खुद से करके, कोई ऐसा ही थोड़ी है। बट जैसे ही वो वहां पे लैंड हुआ ना, उसके साथ में जो अभी आप जो आप लोगों को मैं साथ में भी शेयर कर रहा था ना, ये सब फियर्स आपको मैं दिखा रहा था कि ये फियर्स हैं, ये फियर्स आपके यहीं के यहीं रह जाने हैं। आगे जो अब आने वाले फियर्स होंगे वो ये फियर्स हैं। आपको लगता है एक्सेप्टेंस लेटर, वीजा, यही आपके फियर हैं, लोन, स्कैम, यही आपके फियर हैं। लेकिन आगे आने वाले फियर्स आपके ये होने वाले हैं, जो कि और भी डीप डाइव होते हैं जब आप एक कंट्री के अंदर लैंड करते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। किस तरीके से आप वहां पे चलोगे, किस तरीके से सारी चीजें देखोगे यार, वहां पे जैसे ही लैंड करते हो आप, तो आप कैसे सिम कार्ड लोगे, बस पास भी बनवाना है, डॉर्मेट्री भी ढूंढ रही है आपको, आपके जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी जाना है, एंड कैसे आप ग्रोसरी ले सकते हो, कैसा थोड़ा सा पैसा बचा सकते हो, कैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हो। तो ये सारी चीजें भी आती हैं आगे आगे जाके। आप जॉब कैसे सिक्योर करोगे, आप लोनलीनेस से किस तरीके से बच सकते हो। अभी तो आप एक्साइटमेंट में वहां चले जाओगे, सारी चीजें डन हो जाएंगी, लेकिन ये सब आने वाले आगे फियर है जिनके बारे में कोई स्टूडेंट सोचता ही नहीं है। जिसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, जिसके बारे में नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में हम ज्यादातर सोचते हैं। हम अपना फर्स्ट स्टेप कभी ले ही नहीं सकते सिर्फ ये सोच के यार लोन कहाँ से लाएंगे, यार घर वालों से कैसे बात करेंगे, यार मेरे तो इतने मार्क्स है। भाई जब तक स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे कुछ होगा। पहले स्टेप तो लो, एक बार ही देखो तो सही क्या आप एलिजिबल भी हो, क्या क्या यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट भी करेगी। अगर आप एक्सेप्ट कर लिया तो सोचो ना कितनी बड़ी क्लैरिटी है आपके पास। अगर ऐसा एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप भाई उसी में उन्हीं सब उसमें रहने वाले हो। तो मेरे जो नेफ्यू था उसके साथ में ये सारी चीजें होने लगी। एंड जब हम मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं एंड हमारी फैमिली जब इतना सब कुछ हमारे लिए कर रही होती है, तब हमें भी अंदर से ये लगता है कि यार मेरे घर वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, एंड अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने के लिए। कुछ बच्चे होंगे जो शांत बैठ जाएंगे, यार हो नहीं रहा है चलो वापस इंडिया चलते हैं। कुछ बच्चे होते हैं फाइट बैक करते हैं कि नहीं अब मेरा काम है, मुझे सारी चीजें करनी है। मेरे नेफ्यू ने वही वे चुना, कुछ टाइम में ही एक जो डिलीवरी की जॉब थी वो करना चालू की, खुद के एक्सपेंसेस खुद से उठाने चालू किए, जो उसकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस थी वो उसने खुद से पे की, एंड सारी चीजें अच्छे से होती गई क्योंकि उसका गोल सेट था। मुझे ये चीजें मिली हैं तो मुझे उनको लौटाना है इस तरीके से। एंड जब ये सारी चीजें आप सेट करते हो तो आप ग्रो इजीली करते रहते हो। एंड वो सारी ये चीजें करता गया, जब उसने अपनी सेमेस्टर की फीस वगैरह पे की, 1 साल बाद उसका मेरे पास कॉल आया, उसने मुझे बोला कि आ,
मेरे जैसे इतने कितने लोग होंगे जो इंडिया में ही अटक के रह जाते होंगे, या तो उनके साथ स्कैम हो जाता होगा या कुछ और चीज हो जाती होगी, या फिर जो यहाँ पे लैंड भी करते होंगे वो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते होंगे। क्या हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं? देन मैं एक अच्छा बिजनेस रन कर रहा हूँ, मैं कैसे सोच सकता हूँ यार एकदम से कि हम ये कर सकते हैं? बट मैंने सोचा कि यार ठीक है, अभी एक बिजनेस तो अच्छा खासा चल ही रहा है, थोड़ा सा रिसर्च वगैरह करते हैं, ये बिजनेस होता कैसे है, ये बिजनेस करते कैसे हैं। एंड वहां से शुरुआत हुई फोग्रो की। एंड जहां से हमने पोस्ट अराइवल सर्विसेज देना चालू की, हमने इसको स्टार्ट किया एक बड़ी प्लान से, जिसके अंदर हम पोस्ट अराइवल सर्विसेज देते थे। जैसे ही कोई भी स्टूडेंट लिथुआनिया के अंदर लैंड होता था बेसिकली, तो उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड करना जो भी उसको अपने इनिशियल डेज के अंदर चाहिए होती है। एंड आपको अगर आइजैक कार्ड बनवाना है जिससे आप डिस्काउंट वगैरह ले सकते हो, बस पास बनवाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, यूनिवर्सिटी में कब जाना है, यूनिवर्सिटी की टाइमिंग कब होती है, किस टाइम पे आप जॉब अच्छे से ढूंढ सकते हो, कौन कौन सी जॉब आपके लिए इनिशियल डेज में हो सकती है, वो सब में हेल्प करना हमने चालू किया है। एंड विद इन 2 मंथ्स के अंदर 20+ स्टूडेंट्स की हमने उसके अंदर हेल्प कर दी, पोस्ट अराइवल सर्विसेज के अंदर। एंड जब ये चीज सही हुई एंड स्टूडेंट से काफी अच्छा हमें फीडबैक आने लगा, हमने एंड टू एंड प्रोसेस को स्टार्ट किया। ज्यादातर जो कंपनीज होती है, जो कंसल्टेंसीज होती है, वो इसको स्टार्ट करती है एंड टू एंड प्रोसेस से। हमने इसको स्टार्ट किया जहां से स्टूडेंट का असली स्ट्रगल स्टार्ट होता है, फ्रॉम पोस्ट अराइवल सर्विसेज। एंड इस तरीके से हमने पूरा फोगरो को क्रिएट किया है, क्योंकि हम आपके साथ लैंडिंग से पहले भी हैं, हम आपके साथ लैंडिंग के बाद भी हैं। हम मैनेज करते पोस्ट अराइवल सर्विसेज किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर, एंड जिसमें इजीली उसको कर पाते हैं। अब आप मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ कि अब अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, कैसा फील करोगे? लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स, प्लीज चैट बॉक्स में आप बताओ। प्लीज टाइप करो चैट बॉक्स में। यस, बिल्कुल बहुत टेंशन होती। यस, आपको टेंशन में भी अगर वहां पे आप लैंड कर जाते हैं एंड आपको वहां पे कोई रिसीव नहीं करता है, इसको मैं एक सिनेरियो के तरीके से बताता हूँ। इंडिया में भी जब आप अपना एक जो आपका एरिया है ना, उसको छोड़ के किसी दूसरे एरिया में जा रहे होते या किसी और स्टेट में भी जा रहे होते हो, आपको अगर सामने कोई खड़ा हुआ मिल जाए ना कि यार ठीक है, इस बंदे के साथ मुझे आगे जाना है, तो आप सिक्योर फील करते हो। यस सौरभ, यू आर राइट, आप सिक्योर फील करते हो। लेकिन अगर आपको कोई वहां पे सामने कोई खड़ा हुआ ना मिले ना, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहाँ जाऊंगा, ओके, मैं मुझे पहले ये ढूंढना पड़ेगा, ओके चलो मुझे यहाँ जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना, लेकिन उसको क्लियर तभी तो कर पाते हो जब चलते जाते हो, या फिर कोई सामने मिल जाए। सामने अगर मिल जाए तो पता नहीं, सब सब चीज इजी हो जाएगी। लेकिन अगर सामने कोई ना मिले, तब 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 बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन ये इंडिया है तो आप इसको इजीली कर लेते हो। लेकिन दूसरी कंट्री में होते हो, अलग ही तरीके की भाषा होती है। यहाँ से अगर साउथ में जाओगे, चाहे वो आपको टूटा फूटा समझ में आए, लेकिन आ जाएगा, क्लियर कर लोगे। लेकिन जहाँ पे आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो वो इतना इजी होगा नहीं सारी चीज को क्लियर करना। एंड दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग। ओके दिव्यांशु, सब कुछ क्लियर होगा एंड में Q&A के अंदर। कौन सी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है, बेसिकली सब चीज क्लियर होगी। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। एंड संभव जो कि हमारे साथ में है, ये बेसिकली एक कंसल्टेंट है, ये अभी से पहले 100+ स्टूडेंट की ऑलरेडी हेल्प कर चुके हैं, जिसके अंदर ये प्रोसेस से लेके एंड क्या क्या आपके डॉक्यूमेंटेशंस होता है, एंड कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आपको रखने पड़ते हैं अपने पास में, उन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला है। बेसिकली आपको ये भी बताएगा कि लिथुआनिया के अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज होती है। उससे पहले मैं आपको कुछ शो करना चाहता हूँ, एक और स्टूडेंट की स्टोरी, जिसमें एक स्टूडेंट ऑलरेडी वहां पे लिथुआनिया में थे, उनकी स्टोरी आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? ओके। यस सर।
आई थिंक कोई भी जब पहली बार स्टडी अब्रॉड के लिए जा रहा होता है तो सबसे बड़ा डर उसके दिमाग में यही होता है कि वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। और वीज़ा आने के बाद जो टेंशन होती है कि वहाँ पे जाके जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, वहाँ पे खाने पीने का अरेंजमेंट कैसे होगा, रहने का अरेंजमेंट कैसे होगा। तो मेरे दिमाग में भी जाने से पहले यही डर सब बैठे हुए थे। मैंने लिथुआनिया इसलिए चूज़ किया अब्रॉड स्टडी करने के लिए बिकॉज उस टाइम पे मेरा बजट कम था, और लिथुआनिया एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन था मेरे बजट में, और जिस तरह की मुझे स्टडी चाहिए थी, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए था, मैंने रिसर्च की थी अपने एंड से भी, इसलिए मैंने लिथुआनिया को चूज़ किया। फोगरू ने मेरी ऐसे हेल्प की कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अपार्टमेंट जो दिलवाया, जो ग्रॉसरी, सिम कार्ड, जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे, बैंक अकाउंट खुलवाना, आइजिक कार्ड, जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है वो बनवाना, यूनिवर्सिटी का कोई भी काम, और जो भी मेजर प्लेसेस हैं जो एक स्टूडेंट को पता होनी चाहिए शहर में, वो सब मुझे डिस्कवर और प्रोसीड करने में मुझे फोगरू ने काफ़ी कुछ हेल्प की इसमें। इनफैक्ट ध्रुव पर्सनली मेरे साथ था, जो मुझे गाइड कर रहा था कोई भी चीज़ में। उसने मेरा टैक्स भी डिक्लेयर करवाया, मेरे डिलीवरी के अकाउंट्स खुलवाए गए, फूड डिलीवरी के, एंड अदरवाइज जॉब ढूंढने में भी उसने मेरी हेल्प की थी डेफिनेटली। मेरी पहली जॉब उसी ने लगवाई थी एज अ पिज्ज़ा शेफ, एंड या इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस वर्किंग विद फोग्रो। टू ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी आप अगर बाहर जाना चाहते हो, सिर्फ यही कहूँगा कि हाँ, मैं समझता हूँ कि इंडिया में बैठ के ना बहुत सारे सवाल होते हैं। जस्ट हैव पेशेंस। एक बार आप पहुँचो, और सही गाइडेंस के साथ पहुँचो, और वहाँ पे जब पहुँचोगे तो आपके सवाल अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और जाओगे तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपनी देश की इमेज का थोड़ा ध्यान रखना। अदरवाइज अपना करियर पे फोकस करो, एंड दैट्स इट, एन्जॉय। सो आपने देखा किस तरीके से एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि अपने देश की इमेज का भी ख्याल रखना होता है। एंड ये सब चीज़ें पता है कब पता लगती हैं आपको? ये चीज़ें यहाँ से पता नहीं लगेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया कि लिथुआनिया में जो जैसे हमारे यहाँ पे एमसीडी वर्कर्स वगैरह होते हैं, जो रोड साइड सफाई वगैरह ये सब कर रहे होते हैं, लिथुआनिया में जो वर्कर होते हैं ना, वो इवन मतलब कूड़ा जो पिक करते हैं वो जो सिगरेट का जो एंड में जो बर्ड टाइप का रह जाता है ना, उसको भी पिक करके कूड़ेदान में डालते हैं। तो इस लेवल तक की वहां पे सारी चीजें होती हैं। इसलिए उसने बोला कि यार अपने देश की इमेज का भी ख्याल रखना चाहिए। सो कोई नहीं, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब संभव आपको बताएगा किस तरीके से प्रोसेस रहता है, किस तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं। प्लीज संभव, आप बता सकते हो। Yeah, I am I audible? यस यस, यू आर संभव। Yeah. So मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, प्लीज एक बार बताना सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? या तो अगर मैं लिथुआनिया की बात करूँ तो ना लिथुआनिया के अंदर ना काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, एंड सम ऑफ देम आर दीज। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करूँ, जो नंबर वन पे आती है वो आती है विलनेस यूनिवर्सिटी, जो कि मतलब क्यूएस रैंकिंग जिसकी वर्ल्ड के अंदर बहुत अच्छी है, अराउंड 450 के आसपास इसकी क्यूएस रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर। एंड नंबर टू पे जो आती है वो कॉनर्स टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, केटीयू है, एंड मैनी मोर, मतलब 10 के आसपास पब्लिक यूनिवर्सिटीज है। एंड काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जस्ट लाइक आईएसएम, केएसयू, एलसीसी, ईएचयू, ये काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। एंड पब्लिक कॉलेजेस हैं जैसे कि कोनो कॉलेजिया, विलनेस कॉलेजिया, इनकी फीस स्लाइटली पब्लिक सॉरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम होती है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस हैं जस्ट लाइक एसएमके,
बीबीसी और पोल्पिंगो कॉलेज, ये सारे। सो मैं धीरे धीरे एक एक यूनिवर्सिटी पे आता हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ वेलनेस यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वर्ल्ड के अंदर टॉप 446 के अंदर आती है, जैसे इसकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी प्रोग्राम्स के बारे में बात करूँ, ये सब तरीके के प्रोग्राम्स देती है। जैसे कि आपका मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम, अकाउंट्स रिलेटेड प्रोग्राम एंड टेक्निकल रिलेटेड प्रोग्राम्स, सब टाइप के प्रोग्राम्स देती है। अब मैं कोई भी इसका एक प्रोग्राम खोल लेता हूँ, जस्ट लाइक इंटरनेशनल बिजनेस, मैं इसका इंटरनेशनल बिजनेस एक प्रोग्राम खोल लेता हूँ। वैसे इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो 1 मई तक होती है, एंड इसकी एप्लीकेशन डेडलाइन ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। बट फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, कैसे बच्चा अप्लाई कर सकता है, वगैरह वगैरह। सो विलनेस यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्यूशन फीस जाती है इंटरनेशनल बिजनेस प्रोग्राम की, वो जाती है अराउंड 4,350 यूरोस। जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 4,80,000 के आसपास हमारी फीस जाती है। एंड एप्लीकेशन फीस जाती है 100 यूरोस की, जो कि ऑलमोस्ट 11,000 रुपये हो गए। तो जब हम लोग एप्लीकेशन हमारी लॉन्च करते हैं, उस टाइम पे हमारे को हमारी एप्लीकेशन फीस पे करनी होती है। और अगर किसी स्टूडेंट को विलनेस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है तो मिनिमम उसको 70% स्कोर चाहिए होते हैं इन देयर 12th क्लास। और अगर उन्होंने डिप्लोमा कर रखा है 10th के बाद, तो उनके उसके लिए उनको 70% मिनिमम स्कोर चाहिए होता है, तभी वो एलिजिबल होते हैं वेलनेस यूनिवर्सिटी के अंदर जाने के लिए। और अगर मैं इसके अंदर स्कॉलरशिप के बारे में बात करूं, सो टू बी प्रिसाइज, सो इसके अंदर स्कॉलरशिप का क्या सीन होता है, आपको यहाँ से अपनी पूरे ईयर की ट्यूशन फीस पे करके जाना होगा। आप अगर पूरे ईयर की ट्यूशन फीस अपनी पे करके जा रहे हो वहाँ पे, देन आपको, जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है, एंड तो इनकी रिक्वायरमेंट रहती है कि आपका जो स्कोर होता है वो 90% से लेके 100% के बीच में रहना चाहिए। अगर आपका स्कोर 90% से लेके 100% के बीच में है, तो आप इसके अंदर एलिजिबल हो स्कॉलरशिप के लिए। और आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है इसके अंदर 25% टू 100% का ट्यूशन फीस वेवर मिलता है। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो जैसे मैंने इसका एक प्रोग्राम खोला है अभी अभी विलनेस यूनिवर्सिटी का, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी। एंड इसकी ट्यूशन फीस है अराउंड 5,000 यूरोस। एंड इसके अंदर लिखा हुआ है इसका रिक्वायरमेंट कि अगर आप के फर्स्ट सेम के बाद जो स्कोर है वो 90%, मतलब 9 से लेकर 10 के बीच में आता है, तो आपको 25% टू 100% के बीच में ट्यूशन फीस वेवर मिलता है। ये विलनेस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया मैंने आपको। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आती है वो आती है केटीयू, कॉनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि नंबर 2 पे आती है लिथुआनिया के अंदर। एंड ये लिथुआनिया का सबसे बड़ा सेकंड सिटी है जो कि है कॉनस। एंड इसके अंदर बेसिकली आपको सारे टेक्निकल कोर्सेज मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आपका एआई रिलेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज, बीसीए वगैरह वगैरह, इंजीनियरिंग रिलेटेड सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोई सा मैंने एक इसका कोर्स खोला, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने इसका कोर्स खोला। सो अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर डेडलाइन के बारे में बात करूँ तो इस यूनिवर्सिटी की जो डेडलाइन है वो 1 जून तक है। सो हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर 1 जून तक जा सकते हैं। एंड इसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि आपकी जो स्टडी लोकेशन है वो कॉनस के अंदर होगी, लिथुआनिया के अंदर। 4 ईयर का कोर्स है आपका। एंड ट्यूशन फीस के बारे में बात करूं तो इसकी जो ट्यूशन फीस है 4,200 यूरो, 4,200 यूरोस की है। एंड अगर इंडियन रुपीज में बात करूं तो ऑलमोस्ट 4,70,000 रुपये हो गए ट्यूशन फीस में। एप्लीकेशन फीस जो इसकी जाती है वो 100 यूरोस की जाती है। एंड इस यूनिवर्सिटी के अंदर मेन चीज ये है कि जब आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, द
तभी आपको अपनी 100 यूरोज की एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है। बाकी यूनिवर्सिटीज पहले एप्लीकेशन फीस ले लेती है, बट ये आपसे 2 वीक्स या फिर 1 वीक के अंदर, जैसे आपकी प्रोफाइल, आपका जो एप्लीकेशन वो वैल्यूएट हो जाती है, उसके बाद में लेती है। और अगर मैं इसके अंदर रिक्वायरमेंट के बारे में बात करूं, तो आपको मिनिमम 60% चाहिए होता है आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर या फिर आपके डिप्लोमा के अंदर। और बस इसकी यही रिक्वायरमेंट है केटीयू की। एंड इसके अंदर भी यही सेम सीन है कि अगर आपका स्कोर 90% से 100% के बीच में आता है, तो ये आपको 100% से लेके 50% के बीच में ट्यूशन फीस वेवर देती ही देती है केटीयू। अब मैं इसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, जो कि है नंबर फिफ्थ फिफ्थ पे निकोलस रोमर्स यूनिवर्सिटी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस वाले पीडीएफ के अंदर, नंबर फिफ्थ पे निकोलस रोमर्स यूनिवर्सिटी हमारी। तो जो हमारी एमआई यूनिवर्सिटी है, निकोलस रोमर्स यूनिवर्सिटी, ये हमारे को काफी सारे प्रोग्राम्स देती है। एंड मेन है कि ये हमारे को बिजनेस और मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स देती है, मेनली बिजनेस एंड मैनेजमेंट रिलेटेड। सो जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से पास है या फिर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से पास है, वो इस यूनिवर्सिटी को इजीली चूज कर सकते हैं। एंड इनकी भी कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनको भी मिनिमम 60% स्कोर चाहिए होता है आपके 12th के अंदर। एंड आपको ये इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, इनको एक मोटिवेशन लेटर वगैरह लिख के देना पड़ता है। एंड आपका विलनेस यूनिवर्सिटी, केटीयू, मैं कहूँगा सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर सबसे जो अफोर्डेबल फीस आती है, वो निकोलस रोमरस यूनिवर्सिटी एमआरयू की ही आती है। आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ट्यूशन फीस जो इसकी आ रही है 3250 यूरो, ऑलमोस्ट 3,70,000 रुपए की इसकी ट्यूशन फीस आ रही है। इसके साथ ही ये हमारे को लिथुएनिया विलनेस के अंदर जो प्रोग्राम देती है, इसके अलावा ये हमारे को डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी देती है। डुअल डिग्री प्रोग्राम्स क्या हो गए कि आपके 2 साल लिथुएनिया के अंदर एंड 2 साल आपके कोरिया के अंदर या फिर किसी और कंट्री के अंदर, जैसे इसके अंदर कोरिया के अंदर है 2 साल। 2 साल आपके लिथुएनिया के अंदर होंगे एंड 2 साल आपके कोरिया के अंदर होंगे। डिजिटल मीडिया डिजाइन देख लेते हैं, ये साउथ कोरिया के अंदर हमारे 2 इयर्स होंगे। 2 इयर्स इन लिथुएनिया, 2 इयर्स इन साउथ कोरिया। कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम है हमारा। एंड अब मैं नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पे आता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 60% स्कोर नहीं आ पाते, 60% से कम स्कोर आते हैं। सो वो लोग इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, जो कि है हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज, जो कि है एसएमके। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, इसकी वेबसाइट पे जाऊँ किसी की, तो या हियर इट इज एसएमके। आप जैसे कि मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एसएमके के बारे में। सो इसके 3 जगह कैंपसेस हैं लिथुआनिया के अंदर, 3 बड़ी सिटीज हैं, विलनेस, क्लेपेडा एंड पौनस। ये 3 सबसे बड़ी सिटीज हैं एंड तीनों जगह इसके कैंपसेस हैं। एंड अगर मैं इसका किसी भी पोस्ट, कोई सा भी कोर्स खोलता हूँ, जैसे बिजनेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, तो आप इसके अंदर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे कि ये आपका मिनिमम 50% स्कोर मांगती है। और 50% से बेसिकली 50% हो या फिर 50% से अब वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी हमारी यूनिवर्सिटी। एंड जैसे इसका एक प्रोग्राम है बिजनेस क्रिएशन एंड मैनेजमेंट, इसकी जो ट्यूशन फीस है वो 3800 यूरो है, मतलब ऑलमोस्ट 4,30,000 रुपए के आसपास इसकी ट्यूशन फीस है। और जो एप्लीकेशन फीस है वो अराउंड 22,000 रुपए के आसपास है। और इस प्रोग्राम के अंदर जाने के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो आप इस प्रोग्राम के अंदर नहीं जा सकते। अब जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स हो, तो इस यूनिवर्सिटी ने एक चीज और कर रखी है, इसका एक कोर्स और है टूरिज्म एंड रिक्रिएशन। सो अगर किसी के पास जो आर्ट्स बैकग्राउंड, बेसिकली ह्यूमैनिटीज से पास आउट है या फिर कॉमर्स विदाउट मैथ्स से पास आउट है, तो वो ये वाला कोर्स कर सकता है, टूरिज्म एंड रिक्रिएशन।
इसके अंदर उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर अगर आपके पास इकोनॉमिक्स हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकती है, सिलेक्ट मतलब एक्सेप्ट कर सकती है वो यूनिवर्सिटी। और इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट 50% की ही है। अब मैं आपके साथ प्रोसेस के ऊपर आता हूँ। अब हमारा जो प्रोसेस है मैं उसके ऊपर आता हूँ जस्ट से। सो जैसे आपको मेरी स्क्रीन दिख पा रही होगी। अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करूँ। सो क्या होता है ना, अगर आप बैचलर्स पे जा रहे हो या फिर अगर आप मास्टर्स पे जा रहे हो, तो मैं पहले बैचलर्स के बारे में बात बताऊँ। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी, और आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और उनको हमारे को अपोस्टाइल करवाना होता है। सो स्टूडेंट्स कहेंगे कि अपोस्टाइलिंग क्या होती है। सो मैं आपको दिखा दूँ अपोस्टाइलिंग क्या होती है। ये एक स्टूडेंट की मार्कशीट है, एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे ये अपोस्टाइलिंग होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगा के देती है आपको, गवर्नमेंट एक सील लगा के देती है, बेसिकली इतने सारे स्टैंप्स लगा के देती है कि ये जो आपकी डिग्री है ओरिजिनल है, फर्जी नहीं है। एंड आप इसमें देख पा रहे होंगे स्टूडेंट का नाम लिख के आ रहा है, रोहित सिंह चौधरी। एंड मतलब डॉक्यूमेंट का नाम आ रहा है कि ये क्या डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है या फिर क्या है। सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप भी हमारा ये होता है कि हमारे को अपनी 10th की एंड 12th की जो मार्कशीट है वो अपोस्टाइल करवानी होती है। एंड उसके बाद हम लोग अपने सेकंड स्टेप के ऊपर आते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है। जैसे मैंने आपको इतनी सारी यूनिवर्सिटीज बताई, या फिर मैंने आपको ये यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बताई, आप हम आपको बताएंगे, या फिर आप उसमें से चेक कर सकते हो उसकी वेबसाइट पे जाके कि आप किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो। एंड हम सिंपली आपका उस यूनिवर्सिटी के अंदर एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे बाय पेइंग द एप्लीकेशन फीस, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट से यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे हो। देन स्टेप नंबर 4 पे आते हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू। उसके बाद आपका एक छोटा सा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। उस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू के अंदर सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बेसिकली आप लिथुआनिया क्यों होना चाह रहे हो, आपने स्पेसिफिकली लिथुआनिया ही क्यों चूज किया, एंड स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी जस्ट लाइक एसएमके, एमआरयू, विलनेस यूनिवर्सिटी, केटीयू, ये यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट करी, इसके अलावा कोई और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट क्यों नहीं करी, वगैरह वगैरह। एंड हम आपको उसके लिए प्रिपेयर करवाएंगे। देन उसके बाद जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, देन आपके पास आता है आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर। मैं आपको एक स्टूडेंट का कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर दिखा रहा हूँ, जो कि मेरे को अभी हालांकि 2 दिन पहले ही रिसीव हुआ है, 21 मई को रिसीव हुआ है। सो ये होता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर। अब उस स्टूडेंट को अपनी ट्यूशन फीस पे करनी है, एंड इसका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा। एंड इसकी जो ट्यूशन फीस पर ईयर की वो 4,400 यूरोस की है। एंड इसके पास डेडलाइन है इसको 28 मई तक पे करनी। 28 मई तक इसको पे करनी पड़ेगी ट्यूशन फीस। ये हमारा होता है एक्सेप्टेंस लेटर। और जो इसकी ये जो ये लड़की है, ये जिस यूनिवर्सिटी में गई है वो यूनिवर्सिटी है विथोटस मैग्नस यूनिवर्सिटी, वीएमयू, जो कि नंबर 4 पे आती है टॉप 10 के अंदर। अब वापसी हम अपने प्रोसेस के ऊपर आते हैं। सो हमारा प्रोसेस आगे ऐसा रहता है, जब आपका यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू होता है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, हमको सिंपली हमारी ट्यूशन फीस पे करनी होती है, जो कि मैंने आपको बताई, जैसे इसके 4,400 यूरो उसकी ट्यूशन फीस है। आप डायरेक्टली बैंक जाएंगे, बैंक में फॉरेक्स के थ्रू इजिली अपने यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर कर देते हैं, एंड ऑलमोस्ट 3 वर्किंग डेज में यूनिवर्सिटी को रिसीव हो जाती है। देन आपके पास फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है। फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर आने के बाद यूनिवर्सिटी एक मीडिएशन नंबर जनरेट करती है। मीडिएशन नंबर क्या होता है, यूनिवर्सिटी लिथुआनियन गवर्नमेंट को ये बताती है कि ऐसे ऐसे करके एक स्टूडेंट है, सपोज सोमा एक लड़की थी। तो सोमा एक स्टूडेंट है, वो मेरे थ्रू इस कंट्री में आ रही है, मतलब मैंने इसको एक्सेप्टेंस दिया है, इसके मार्क्स वगैरह बहुत अच्छे थे, इस वजह से मैंने इसको एक्सेप्टेंस दिया है, इसीलिए ये इस कंट्री में आ रही है। एंड इसका जो मतलब जिस रीजन की वजह से आ रही है वो सिर्फ पढ़ना है, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। देन मीडिएशन नंबर जनरेट होने के बाद वो मीडिएशन नंबर आपको मिलेगा। मीडिएशन नंबर हम वीजा में देंगे, क्योंकि वो देना कंपलसरी होता है। देन उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस करवाएंगे हम, आपका पीसीसी वगैरह जो रिमेनिंग थोड़ी बहुत चीजें होती है वो करवाने के बाद हम आपकी बेसिकली वीजा फाइलिंग करेंगे। वीजा फाइलिंग के अंदर आपका मीडिएशन नंबर जाता है। मीडिएशन नंबर और वीजा फाइलिंग होने के बाद आपको एक बार
दिल्ली विजिट करना पड़ता है, फिर मुंबई विजिट करना पड़ता है, फिर कोलकाता विजिट करना पड़ता है वीएफएस सेंटर में, जहाँ पे भी डेट्स अवेलेबल होती हैं। एंड वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं, एंड आपकी फोटो वगैरह क्लिक होती है, एंड आपके सिग्नेचर वगैरह होते हैं। उसके बाद बेसिकली 8 to 10 डेज के अंदर आपका एक वीजा का इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आप स्पेसिफिकली लिथुआनिया में क्यों आ रहे हो, आपने कौन सा कोर्स चूज किया है, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करी है, एंड आपका लिविंग एक्सपेंस कौन देख रहा है, वगैरह वगैरह सारे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड उसके लिए हमारा टीचर्स आपको प्रिपेयर करते हैं। और ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 30 to 45 डेज में आपका वीजा एक्सेप्टेंस आ जाता है। एंड मेन चीज, जो आपका टीआरपी कार्ड होता है, टेम्पररी रेजिडेंस परमिट कार्ड, वो आपको डायरेक्ट इंडिया में ही मिलता है। एंड आप उस टीआरपी कार्ड को पिक करते हैं एंड अपनी फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, एंड आप डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं लिथुआनिया। ये तो हमारा पूरा हो गया प्रोसेस के बारे में। अब आप लिथुआनिया लैंड कर गए, अब इसके बाद क्या? सो शक्ति सर आपको पोस्ट अराइवल सर्विस के बारे में बताएंगे। उससे पहले मैं आपको हॉस्टल्स वगैरह के बारे में भी बता देता हूँ, जो वहाँ पे डॉर्मेट्रीज वगैरह होती हैं। सो जैसे आप एमआरयू की वेबसाइट पे देख पा रहे होंगे, एमआरयू जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज होती हैं बेसिकली उनका खुद का ही डॉर्मेट्रीज होती हैं। सो जैसे आप उनका रेंट देख पा रहे होंगे, अगर आप सिंगल इंडिविजुअल रह रहे हो तो आपका 275 यूरोस रेंट जाएगा। और अगर आप डबल शेयरिंग में रह रहे हो, जैसे मैं से, हाँ, डबल शेयरिंग में जो आपका रेंट जाएगा इन पब्लिक यूनिवर्सिटी वो जाएगा 160 यूरोस। और वहीं पर ही आप ट्रिपल शेयरिंग रूम में रह रहे हो तो आपका जो रूम रेंट जाता है, मतलब पर सीट का जो रेंट जाता है, वो 110 यूरोस का जाता है। और इसके अंदर आपको बेसिकली सारी सर्विसेज मिलती है। अगर आपको बेसिकली आपकी रूम की हो जाती है तो उसके लिए आपको एडिशनल सर्विसेज देनी पड़ती है, जैसे आपको 7 यूरो देने पड़ते हैं। अगर आपको दूसरे रूम में मूव करना है तो आपको 10 यूरो की फीस देनी पड़ती है, वगैरह वगैरह। ये सारी सर्विसेज होती है। रूम क्लीनिंग अगर आपको किसी और से क्लीनिंग करवानी है, मतलब जो वहाँ पे हेल्पर होते हैं उनसे क्लीनिंग करवाते हैं, तो उनको आपको 20 यूरो के चार्ज देने पड़ते हैं। और अगर पर मंथ के लिए आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए होता है, वैसे वहाँ पे नीड पड़ती नहीं है फ्रिज की, तो आपको 10 यूरो का चार्ज देना पड़ता है। अब मैं आता हूँ सेकंड यूनिवर्सिटी, जो हमारी थी कॉनस टेक्निकल यूनिवर्सिटी की थी। अगर आपको सिंगल रूम में रहना है तो आपको 195 यूरोस देने लगते हैं। ये जो कॉमा लग रखा है, ये एक तरीके से पॉइंट लग रखा है। सो ये 195.75 है। सो इट 75 सेंट्स है। और अगर आप डबल रूम में रहोगे, मतलब डबल शेयरिंग रूम में जाओ रहोगे, तो आपको ऑलमोस्ट 110 यूरो उसका रेंट आपको देना पड़ता है। और आपको उसके अंदर सारी सर्विसेज मिलती है, आपका किचन वगैरह और आपका बाथरूम वगैरह सारी चीजें मिलती है। ये तो हो गई हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात। अब हम आते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर। जैसे मैंने आपको एसएमके बताया, एसएमके एक हमारे को वहाँ पे को लिविंग करके एक जगह है जहाँ पे स्टूडेंट्स, बेसिकली एसएमके के स्टूडेंट्स रुकते हैं। तो उसका जो रूम रेंट होता है ना, वो रहता है अराउंड 200 यूरोस पर मंथ का। अगर आपको पर मंथ रहना है तो आपको 200 यूरोस का रेंट देना पड़ेगा वहाँ पे। या फिर अगर आप से वो भी आपका 6% रूम, उस एक रूम के अंदर 6 लोग रहेंगे। और अगर आप डबल शेयरिंग रूम के अंदर रह रहे हो तो 380 यूरोस देना पड़ेगा। और 3% वाले रूम के अंदर रह रहे हो तो आपको 300 यूरोस देना पड़ेगा। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको ऐसे ही पूरा रेंट पे करना पड़ेगा अगर आप एसएमके में जा रहे हो तो। इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है जो कि स्टूडेंट्स ले सकते हैं। वो वहाँ पे बेसिकली अपना अपार्टमेंट रेंट आउट कर सकते हैं। सो जो अपार्टमेंट का रेंट रहता है वो अराउंड 565 यूरोस का रहता है। तो उसके अंदर आपको डायरेक्टली आपका पूरा फ्लैट मिल जाता है, जिसके अंदर आपको आपका पर्सनल वॉशरूम मिलता है, आपका पर्सनल किचन मिलता है, आपकी पर्सनल वॉशिंग मशीन वगैरह सारी चीजें मिलती है। स्टडी टेबल हो गया, देखो आप देख सकते हो, सोफा वगैरह सारी चीजें आपको एक अपार्टमेंट के अंदर इजीली अवेलेबल हो जाती है। एंड इसके अंदर आराम से 2 से 3 लोग रह सकते हैं। सो इससे तो क्वाइट चीपर ये वाला ऑप्शन है कि आप एक अपार्टमेंट रेंट आउट करके रह रहे हो। एंड इसके अलावा आपके पास एक थर्ड ऑप्शन होता है जो कि हम अपनी स्टूडेंट्स को देते हैं, जो जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर जा रहे हैं या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर भी जा रहे हैं। तो उनके पास
ऑप्शन ये होता है कि हमारे वहाँ पे एक डॉर्मेट्री के साथ टाई अप है, जिसके अंदर क्या होता है, स्टूडेंट्स, हम जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक ही फ्लोर पे रहते हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ रहते हैं। और जो उसका रेंट आता है वो अराउंड 100 to 120 यूरोस का ही आता है। सो अगर आपने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लिया, अगर आप, नो मैटर, आप विलनेस के अंदर जा रहे हो, कॉनस के अंदर जा रहे हो, क्लेपेटा के अंदर जा रहे हो, किसी भी सिटी में जा रहे हो, तो आप उस यूनिवर्सिटी, उस डॉर्मेट्री के अंदर, उस हॉस्टल के अंदर जा सकते हो। तो शक्ति सर, आप देखिए। सो संभव ने अभी तक आपको बताया कि किस किस तरीके की डॉर्मेट्रीज वगैरह एंड किस किस तरीके के अपार्टमेंट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी होती हैं, कौन सी आप चूज कर सकते हो किस तरीके से, मतलब क्या क्या आप बेसिकली एक स्टूडेंट के जो चाहिए होता है वो बेसिक लेवल पे आपको संभव ने समझाया। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट पे। अभी तक तो संभव ने आपको समझा दिया यूनिवर्सिटीज ये होती है, इनकी जो फीस वगैरह होती है ये सब होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आप लगभग कितना पैसा वहाँ पे कमा सकते हो। तो चैट बॉक्स में प्लीज टाइप करो जो जानना चाहते हैं कि आप कितना वहाँ पे पार्ट टाइम अर्न कर सकते हो अपनी स्टडी के साथ साथ में, प्लीज। जो लोग जानना चाहते हैं प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करें। कोई जानना चाहता है? दिव्यांशु, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं एंड में सब के सब क्लियर करे जाएंगे, जो भी है। ओके, आई वांट टू नो, मी सर, यस सर, डेविड, आई वांट टू नो, ओके ओके सौरभ। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। सो लगभग जो आपकी एक यूनिवर्सिटी की इन्वेस्टमेंट फीस होती है एक साल की, वो 2,500 यूरो से 5,000 यूरो के आसपास रहती है। जो 2,500 यूरो से 5,000 यूरो के बीच वाली जो यूनिवर्सिटी जो बेसिकली अभी क्लोज हो चुकी हैं, क्योंकि हम जो इनटेक के एंड में अभी चल रहे हैं फिलहाल, तो ये होता है। एंड आप कितना कमा सकते हो वहां पे? 800 यूरो इजीली कमा सकते हो। 800 यूरो, इट इज लाइक 80,000 रुपये कम से कम आप इतना कमा सकते हो। एंड जो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट होता है वो होता है 35 से 40 हजार के बीच में, कि 35 से 40 हजार रुपये के बीच में आप इजीली रह सकते हो। लेकिन जो अभी संभव मर्फी अपार्टमेंट्स वगैरह दिखा रहा था वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो इसके अंदर शायद आप कवर ना कर पाओ एंड इतना इजी ना हो। सो उसके लिए आपको बेसिकली डॉर्मेट्री ही चूज करना पड़ेगा। डॉर्मेट्री थोड़ी सस्ती होती है एंड इजीली शेयरिंग वगैरह आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ से हमारे साथ से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ में जा रहे हैं, टैक्स वगैरह सब क्लियर करा जाएगा। आप ये क्वेश्चंस बचा के रखिए ध्रुव के लिए, क्योंकि ध्रुव वहाँ पे रह रहा है, आपको अच्छे एग्जैक्टली तरीके से आपको बता सकता है, समझा सकता है। एंड जो 80,000 मैं बता रहा हूँ वो कम से कम आप कमा सकते हो, एंड वो भी आप डिलीवरी की जॉब करके कमा सकते हो, लगभग 20 डेज काम करके। एंड 20 डेज में आप कितना काम कर सकते हो अभी आप ये पूछने वाले होगे। तो अगर आप ये पूछोगे तो 40 आवर्स आप काम कर सकते हो पर वीक का। एंड इसको अगर हम 20 डेज में लेके चलते हो 80,000 आप इजीली कमा सकते हो डिलीवरी की जॉब करके। ये सबके स्किल पे डिपेंड करता है। आप वहां से अगर कोई स्किल नहीं लेके आए हो तो सबसे इजीएस्ट जॉब होती है डिलीवरी की जॉब करना, क्योंकि मे बी कार एंड बाइक सबको चलानी की आती है तो इजी हो जाता है डिलीवरी की जॉब करना। उसके अलावा अगर ये भी स्किल आपके पास नहीं है तो आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जॉब कर सकते हो, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत लिथुआनियन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। एंड वो भी यहाँ से हम प्रिपेयर कराते हैं, कोर्स कराते हैं उसका, वो भी आप यहीं से प्रिपेयर करके जाते हो, जिससे कि आप अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस हैं और जो आपको फी पे करनी है ईयर के एंड में वो सब कवर अप कर सकते हो इजीली अगर आप इतना पैसा कमाते हो। एंड आप बेशक एक क्वेश्चन जरूर नोट करना, वो ध्रुव से जरूर पूछना कि अभी ध्रुव कुछ और कंट्रीज भी घूम के आया था, सो उसका कितना खर्चा आया था लगभग, ध्रुव से वो जरूर आप पूछना, जिससे कि आपको इजी हो जाए कि आप कैसे लिथुआनिया में रहते हुए भी बाकी सब कंट्रीज भी जाके घूम सकते हो।
इसके अलावा मैं एक चीज और बताता हूँ, लिथुआनिया में और चीज क्या होती है, एक रसमस प्रोग्राम करके होता है, जिसके अंदर आप अगर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो, अच्छे स्कोर करते हो, अच्छे से वहां पे रहते हो, तो आपको यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी देती है कि किसी और कंट्री में आप जाके इजीली स्टडी कर सकते हो 6 महीने के लिए, जिसका पूरा पूरा एक्सपेंस आपकी यूनिवर्सिटी खुद उठाती है, एंड आप दूसरी कंट्री में जाके इजीली पढ़ सकते हो। वो एक क्राइटेरिया फुलफिल आपको बेसिक करना पड़ता है, बेसिक लेवल पे, उसके बिना वो नहीं होता है। तो ये होता है एक तो। एंड दूसरा, जो लोग यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ से यूके जाना चाहते हैं, जो लोग यहाँ से अलग किसी कंट्री में जाना चाहते हैं जो कि एक्सपेंसिव कंट्री है, तो अगर आप किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, तो अगर आप यूरोप के अंदर एंटर करते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है किसी और कंट्री के अंदर भी एंटर करना है। लाइक मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, तो दो तरीके से वहाँ पे लोग जाते हैं, एक ऑफशोर एक ऑनशोर। तो उसमें क्या है, अगर आप इंडिया से यहाँ से डायरेक्टली जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इजी नहीं है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन वहीं पे अगर आप दूसरी कंट्री में जाके प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हो, जो उनका क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज़ का ऑस्ट्रेलिया की, उनको फुलफिल कर लेते हो, तो आप इजीली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंटर कर सकते हो, वो भी बहुत कम कॉस्ट पे। ये एक फायदा हो जाता है जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो। सपोज अगर आप चाहते हो कि यार मैं लिथुआनिया के अंदर अभी तो पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन है मैं जर्मनी जाऊं, अभी मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं जर्मनी जा पाऊं या फिर किसी और कंट्री में जा पाऊं, तो आप पहले ही लिथुआनिया के अंदर एंटर कर सकते हो, 1 साल पूरा अपना बिता सकते हो। जब आप थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे, थोड़ा बहुत अपनी जेब के अंदर डर डाल लोगे, तो आप इजीली ट्रांसफर ले सकते हो सेम कोर्स के अंदर, सेम मतलब जो आपका पूरा मार्क्स वगैरह है उनको भी डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। इजी इजी है वो, बहुत ज़्यादा इजी है। तो ये तो मैंने आपको पूरा लिथुआनिया की बात बताई कि कितना आप कमा सकते हो लगभग। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया, सारी चीज समझा दी। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप खुद से करो ट्रायल एंड एरर वाली सिचुएशन जैसे हमने फेस किया, कुछ पैसे आपके वेस्ट भी हो सकते हैं, हो सकता है टाइम भी वेस्ट होता हुआ चला जाए, या फिर आप हमारे साथ आओ, हम आपके साथ काम करेंगे एज ए बुलेट प्रूफ जैकेट बन के, आपको राइट यूनिवर्सिटी की गाइडेंस देंगे, राइट कोर्स देंगे, राइट कंट्री के बारे में बताएंगे, राइट प्रोसेस के बारे में बताएंगे। एंड जब तक हम साथ रहेंगे, जब तक आप सेफ नहीं हो, तो आप देखो आप कौन सा पाथ चूज करना चाहते हो। इसके बाद मैं आने वाला हूं जो 3 बड़े गिफ्ट्स हैं। उससे पहले आप सब लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मेरा पर्सनल नंबर है। आप उस पर डायरेक्टली जाके एक चीज कर सकते हो, जो भी अभी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे जाएंगे एंड मुझे ये बताएंगे कि यार जो मेरी काउंसलिंग होनी है या मेरी क्लैरिटी कॉल होनी है, या जिन स्टूडेंट की हो गई है उनका कोई बात नहीं, जिनकी क्लैरिटी कॉल होनी है वो मुझे अभी के अभी अपना टाइम बताने वाले हो। अगर आप चैंपियंस में से हो, अगर आप सिर्फ नॉलेज लेने के लिए आए थे, तो दैट्स इट, मैं आपको ऑलरेडी नॉलेज दे चुका हूँ। अब आप उसको खुद से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। ऐसी यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी जिसमें आप जाके छानबीन कर सकते हो कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप अपने फॉर्म वगैरह फिलअप कर सकते हो। सो प्लीज आप जाओ मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर टाइप करो आप कौन सी डेट में अपनी काउंसलिंग लेना चाहते हो, अगर आप सीरियसली हो तो। एंड मैं यहाँ पे सबके नाम लेने वाला हूँ, जो लोग भी मुझे व्हाट्सएप पे अभी मैसेज करने वाले हैं। ये फोन मेरे हाथ में है, अभी जो भी मैसेज करेंगे यहाँ पे पता लग जाएगा मुझे। सो प्लीज जाओ ऑन एंड टाइप करो। जो लोग जल्दी लेना चाहते हैं, कल लेना चाहते हैं, मैं उनके लिए फ्री हूँ। कल हमारा ऑफिस क्लोज रहता है, लेकिन मैं कल भी फ्री हूँ। सो प्लीज टाइप करो जल्दी से जाके। And जिनके पास मेरा नंबर नहीं है, चैट बॉक्स में टाइप करो, मैं देता हूँ, मैं शेयर करता हूँ। एंड मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं अपना पर्सनल नंबर पता है आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ? क्योंकि हर कंपनी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। आप जब भी किसी एक पर्सन से बात कर रहे होते हो, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग हैंडल करता है एंड आपको पता नहीं लगता है कि उस स्टूडेंट के साथ क्या क्या चल रहा है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी और कंसल्टेंसी के अंदर, तो वो डायरेक्टली यही सोच रहा होता है कि यार कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, अब मेरी कोई सुन नहीं रहा है, काश मेरे पास किसी ऐसे पर्सन का नंबर होता जो इस कंपनी को हैंडल कर रहा है। तो उस इसलिए मैं अपने पर्सनल नंबर से ही आप लोगों को मैसेज कर रहा हूँ।
काउंसलिंग सेशन बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। बस काउंसलिंग सेशन का एक टाइम पीरियड होता है जो मैं आप लोगों से चाहता हूँ। तो आप लोगों को मुझे अपना टाइम देना है एंड मैं आपको नॉलेज दूंगा। तब भी आपको अगर समझ में नहीं आता तो आप बैक कर सकते हो। आपने अभी तक कोई पैसा पे नहीं किया है, आगे भी आपको अभी तक कोई पैसा पे नहीं करना है। काउंसलिंग सेशन में एक चीज और होती है कि आप लोगों को एक टेस्ट होता है जो कि होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसका भी कोई पैसा नहीं देना आपको। बाहर कंसल्टेंसीज उसके 5 से 7 हजार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं उसका। तो आप लोगों को वो टेस्ट देना होता है जिस टेस्ट के बेस पे हमें ये पता लगता है आप लोगों के ऊपर हमें कितना काम करना होगा एंड आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। भाई सपोज आप हमारे पास आए, हमने पूरी की पूरी काउंसलिंग आपको दे दी, लेकिन काउंसलिंग देने के बाद पता लग रहा आप तो एलिजिबल हो ही नहीं उस यूनिवर्सिटी के लिए, तो उसका क्या फायदा हुआ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये ऑनलाइन होता है, वर्चुअल होता है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरीके से होता है। एंड जो टेस्ट होता है वो भी 15 मिनट का होता है। 15 मिनट में 15 क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं ऑन स्क्रीन। आपको वो बताने होते हैं जिसके अंदर बेसिकली आपकी कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी देखी जाती है, इंग्लिश किस तरीके से आप बोल रहे हो। क्योंकि वही मेन है, वही चीज सामने वाली यूनिवर्सिटीज है वो आपसे चाहती हैं। सिंपल इज दैट। सो प्लीज आप लोग जाओ और मुझे व्हाट्सएप करो अभी के अभी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं गिफ्ट्स की साइड में, जिन जिनको गिफ्ट चाहिए। ROI वाला गिफ्ट सबसे बड़ा गिफ्ट है। प्लीज जाओ, टाइप करो। ओके, मनीष का मेरे पास आया है 850। मनीष ये कल का बोल रहे हैं या आज का बोल रहे हैं? आज तो पॉसिबल नहीं होगा मनीष, कल के लिए मुझे टाइमिंग डालो आप। विष्णु का आया है। ओके विष्णु, गॉट इट योर मैसेज। यस उदित, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। आ, ओके, ममता का भी आ गया है। कल के लिए ममता ने बोला है, वेरी गुड ममता, वेरी गुड। ओके मनीष, 4 बजे मनीष ने बोला कल 4 बजे मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, कल आरव भी करने वाले हैं। वेरी गुड, मैं आप सब लोगों को लिंक के साथ में टाइमिंग जो भी आप लोगों ने दी है वो शेयर कर दूंगा। वेरी वेरी गुड, आप लोग चैंपियन हो, आप लोगों ने अपना फर्स्ट स्टेप लिया है जो कि बहुत कम स्टूडेंट ले पाते हैं। वो अंदर ही अंदर ये सोच रहे होते हैं कि यार क्या होगा। एटलीस्ट आप लोग स्टेप ले रहे हो तो आपको समझ में तो आएगा कि क्या होने वाला है आगे। एंड फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा भी नहीं चार्ज होना है। तो आप क्यों नहीं लेना चाहते हो? एटलीस्ट आपको नॉलेज तो आप आज नहीं जानना चाहते, आप 2 साल बाद जान चाहते हो, आप 5 साल बाद जान चाहते हो, एटलीस्ट पता तो होना चाहिए। आप खुद भी नहीं जानना चाहते हो लेकिन किसी और को गाइड भी करना चाहते हो, आपके बच्चे होंगे उनको गाइड करना चाहते हो। सपोज जैसे मेरा नेफ्यू था, अगर मैं उसको गाइड करना चाहता हूं तो ऑफ कोर्स मुझे कुछ ना कुछ नॉलेज लेनी होगी, तभी तो मैं उसको ट्रांसफर कर पाऊंगा। ओके वेरी गुड सौरभ, 26 में, यस मैं शेयर करूंगा आपके साथ। ओके डेविड, गॉट इट योर मैसेज। मैंने सबके मैसेज पढ़ लिए हैं, जिन जिन लोगों ने भी रिप्लाई किया है। जो लोग रिप्लाई नहीं कर पाए, आई होप आप लोगों को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अभी तक मिल गई होगी। एंड मे बी शायद कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो इस लोग, इसलिए भी आप लोग बाकी के लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो। कोई 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 बात नहीं, ये सब होता है। आप थोड़ा अपना टाइम ले सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो, बट सोचते सोचते अपने टाइम को वेस्ट मत कर देना प्लीज। आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे स्टूडेंट की स्टोरी दिखाने वाला हूं जो आपको बताने वाला है कि किस तरीके से उसने उसने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, किस तरीके से वो लिथुआनिया में गया एंड विद इन 2 मंथ्स के अंदर किस तरीके से उसकी जॉब लगी, कितना उसने कमाया, लगभग लगभग उसके बारे में। फिर हम लोग Q&A सेशन पे जाने वाले हैं। सो प्लीज आप लोग यहीं पे रहना। कॉस्ट वगैरह डेविड वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा आपको काउंसलिंग सेशन में। कॉस्ट हमेशा डिपेंड करती है एक स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अगर आपको नॉर्मल एक कॉस्ट जानना है तो 8 से 10 लाख रुपए का कॉस्ट आता ही आता है। एंड ये कॉस्ट मैं नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ऑनलाइन जाके भी चेक कर सकते हो कहीं पे भी।
किसी भी आप थोड़ी बहुत भी रिसर्च करोगे, 8 से 10 लाख रुपए आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है। बट अगर आप एलिजिबल हो तो इस कॉस्ट को कैसे हम 6.5 लाख 7 लाख के आसपास ला सकते हैं, वो मैं उस काउंसलिंग के अंदर आपको बताने वाला हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ एक और स्टूडेंट की स्टोरी। आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? Hi guys, welcome back. ओके, ये तो वेट, यस। तो आज लेट्स स्टार्ट। रजत, मैं आपसे कुछ ही क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है एंड आपको अपने जॉब के लिए निकलना है फिलहाल। आप मुझे ये बताओ रजत, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है एंड आपने लिथुएनिया क्यों चूज किया? मैं मिडिल क्लास फैमिली से था, और ट्वेल्थ करने के बाद मेरे को जाना था, फॉरेन पढ़ने, अब्रॉड जाना था। तो मेरे लिए लिथुआनिया एक इजी ऑप्शन था, विदाउट आइल्स था। और ये मेरी सारी चीज़ इसमें फिल हो रही थी, ट्यूशन फीस इतनी महंगी नहीं थी, ठीक थी, मेरे बजट के अकॉर्डिंग थी, बजट फ्रेंडली कंट्री थी मेरे लिए। तो मैंने लिथुआनिया चूज करा था स्टडीज़ के लिए। मैं आया था यहाँ पे बैचलर्स के लिए आया हूँ। मेरी जो कोर्स है वो बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है। कब आप यहाँ पे आए थे? मैं आया था यहाँ पे आफ्टर ट्वेल्थ आया था, 2024 24 में सितंबर आप? सितंबर। ओके। सो जब आप वहां पे लैंड हुए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? सबसे पहले तो ये अलग कंट्री थी, अलग देश था। और ये यहाँ का जो वेदर है वो ज्यादा ठंडा है, कोल्ड वेदर है यहाँ पे बड़ा ज्यादा। एज कम्पेयर करें हम इंडिया से, इंडिया का वेदर थोड़ा ठीक ठाक है, बढ़िया वेदर है। यहाँ पे वेदर अलग है। फिर इंडियंस थोड़े कम है इस कंट्री में। फैमिली मतलब एक लोनलीनेस सी फीलिंग होती है यहाँ पे आके। और बाकी ज्यादा मेरे को डिफिकल्टी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे को यहाँ पे मिल गए थे। मैंने एक बड़ी प्लान लिया था, मेरे को बड़ी प्लान में लेके आए थे ध्रुव फोगाट जो थे, भैया नाम से थे, वो मेरे को लेने आए थे। तो ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी मेरे को। कितने टाइम में आपको पहली जॉब आपकी मिल गई थी, मतलब कितना टाइम लगा था पहली जॉब? मैं मेरे को जॉब मिल गई थी, सेकंड मंथ में जॉब मिल गई थी मेरे को। और कौन सी फर्स्ट जॉब थी आपकी? मेरी जॉब आज तक की सारी रेस्टोरेंट की जॉब्स रही है। मैं सबसे पहली जॉब थी मेरी कबाब शॉप में जॉब थी, वहाँ पे मैं एज अ किचन हेल्पर था। ओके। बस फिर उसी उसी लाइन में ज्वाइन करता रहा, रेस्टोरेंट की लाइन में, फिर उसी लाइन में हूँ मैं अभी तक। भी आपको जॉब करते करते लगभग कितना टाइम हो गया है? जॉब करते करते मेरे को डेढ़ डेढ़ साल हो गया जॉब करते हुए, एक डेढ़ साल। कैसा लग रहा था जब फर्स्ट अर्निंग आपके हाथ में आई थी, आपके बैंक में आई थी? तो क्या वो फीलिंग थी, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया अपने घर वालों के साथ में? वो खुशी अलग थी उस टाइम पे जब पहली सैलरी आई थी, और मेरी फर्स्ट सैलरी थी। मैंने मेरी लाइफ में मैंने पहली बार काम करा था, वो भी लिथुआनिया में काम करा था। और जो मेरी सैलरी थी वो काफी अच्छी सैलरी थी एज कम्पेयर करें हम इंडिया से, और जो मेरी एज थी उस हिसाब से तो बहुत ही अच्छी थी। उसकी खुशी अलग थी उस सैलरी की तो। अभी फिलहाल कहाँ पे जॉब कर रहे हो? क्या काम करना मतलब क्या काम वहां पे कर रहे हो एंड उससे लगभग कितनी अर्निंग हो जाती है? मैं अभी काम कर रहा हूँ, एक इंडियन किचन में काम कर रहा हूँ, मैं उधर शेफ हूँ, एज अ शेफ हूँ। और अर्निंग की बात है, अर्निंग बढ़िया हो जाती है। मिनिमम 1200 यूरो अर्निंग है इस कंट्री में, 1200 यूरो तो मेरे बन ही जाते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ पे 7 से 8 घंटे काम करते, से ज्यादा काम होता नहीं है पर डे। इन 2 सालों में आपको ऐसा लगा कि आपको अपने घर से एक्सपेंस लेने की जरूरत पड़ी हो, कभी घर से पैसा मंगाए हो? नहीं, अभी तक तो नहीं मंगाया। जो फर्स्ट 2 मंथ से उसमें जो मैं लेकर आया था वो, और फिर मैंने उसके बाद पैसे नहीं मंगाए घर से, खुद ही ट्यूशन फीस पे करी, खुद ही अपना रूम रेंट पे करता हूँ। सारी A to Z जितना भी है अपना एक्सपेंस खुद चल जाता है, बल्कि सेविंग्स भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत। घर पैसे भेजता रहता हूँ मैं। घर वाले तो खुश हुए थे, पर घर वालों ने कहा कि अपने पास रख लो, ये अपना खर्चा है, अपनी पढ़ाई करो, हमें नहीं चाहिए। घर वाले तो यही कहते हैं, पर अपनी खुशी बड़ी होती है जब बेचते हैं, घर वाले भी खुशी होते हैं। किस तरीके से काम के साथ साथ स्टडी को मैनेज करते हो? कितने दिन यूनिवर्सिटी जाते हो एंड क्या क्या चीजें होती है वहाँ? एक वीक में 3 डेज क्लासेस होती है, और 4 to 5 आवर्स के सेशंस होते हैं, मतलब 4 से 5 घंटे की क्लासेस लगती है एक दिन में, से ज्यादा क्लासेस नहीं होती है, इजिली मैनेज हो जाती है। अभी कौन सी यूनिवर्सिटी में आप हो? मैं हूँ बिजनेस गवर्नमेंटल टेक्निकल यूनिवर्सिटी विजिट में। सो अभी तक आपने लिथुआनिया में ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं जो घूमी है, जो एक्सप्लोर की है? क्या वहां पे अच्छा था एंड और कितनी जगहें एक्सप्लोर करना चाहते हो अभी? मैं लिथुआनिया में, जो लिथुआनिया की 3 मेन सिटी है वो मैं सारी एक्सप्लोर कर चुका हूँ। विल्नियस है,
जो लिथुआनिया की कैपिटल है, हार्ट ऑफ द सिटी भी कहा जाता है इसे, इसी में रहते हैं हम, मेरी यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे है। ये सिटी बढ़िया सिटी है। और दूसरी सिटी है कोनस। कोनस भी जा चुका हूँ मैं। क्लैपेडा क्लैपेडा भी गया था, पलंगा भी जा चुका हूँ। मैं 4-5 सिटियाँ कवर कर चुका हूँ लिथुआनिया में, जो मेन मेन सिटी है लिथुआनिया में। मेरे को सबसे बढ़िया सिटी लगी, रहने के लिए सिटी है सबसे बढ़िया है, वो है बिलनेस। बिलनेस से हर चीज इजीली मिल जाती है, जॉब्स इजीली मिलती है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़िया है यहाँ पे, हॉस्पिटल फैसिलिटी बढ़िया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सब यहाँ पे है, हर चीज अवेलेबल है बिलनेस में। क्लैपिडा चिल करने के लिए बढ़िया सिटी है, बीच है वहाँ पे, वहाँ पे आप चिल कर सकते हो आराम से, रिलैक्स माइंड। बैचलर्स के बाद का प्लान वो क्या है? कोई और किसी कंट्री में जाना चाहते हो या फिर क्या? ना, मैं दूसरी कंट्री नहीं जाना चाहता, अभी तो लिथुआनिया में रहूंगा। अब लिथुआनिया में मैं मास्टर्स करूंगा आफ्टर बैचलर्स। ऐसी कौन सी जॉब्स हैं जो लीस्ट पेइंग होती है और हाईएस्ट पेइंग होती है? उसको थोड़ा सा बताओ। सबसे लीस्ट पेइंग जॉब जो यहाँ पे है वो है डिश वॉशर की जॉब हो गई। और जो बच्चे केएफसी में वगैरह में काम करते हैं, केएफसी का पे रेट कम है और डिश वॉशर का भी पे रेट कम है इधर। और हाईएस्ट वो है जैसे शेफ है, उसकी भी हाईएस्ट में आ जाती है। और जो बोल्ट बोल्ट कुरियर कर रहे हैं, फूड डिलीवरीज कर रहे हैं, वो उनके खुद उनको जितनी वो हिम्मत है, जितनी वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, उस हिसाब से वो कमा सकते हैं। एक मंथ में कितने दिन आप काम करते हो? मैं एक मंथ में 20 डेज काम करता हूँ मैक्सिमम। जैसे और भी हमारे पास से जो स्टूडेंट्स वहां पे लिथुआनिया के लिए सोच रहे हैं जाने का, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे, कुछ एडवाइस देना चाहोगे? इंडिया से स्किल लेके आए अपने साथ, अगर जॉब करनी है तो, और पढ़ाई के लिए आ रहे हो तो पढ़ाई के लिए बढ़िया कंट्री है, और अगर साथ में जॉब भी करनी है तो स्किल लेकर आए अपने साथ कोई ना कोई सी, अगर रेस्टोरेंट की लेके आए या किसी भी चीज की कोई ना कोई स्किल लेके आए, ताकि इजिली जॉब्स मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाएगी अगर आपके पास स्किल होगी तो। हम दोबारा से कभी बीच में कनेक्ट करेंगे और चीजों पे और टॉपिक्स पे बात करेंगे। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो आप लोगों ने देखा क्या किस तरीके से स्टूडेंट वहाँ पे कितना कमा पाते हैं, कौन कौन सी घूमने की जगहें हैं। उन्होंने अपना एक एक्सपीरियंस बताया। अब हम बढ़ते हैं उन 3 गिफ्ट्स की ओर, जो 3 गिफ्ट मैंने शुरू में आपको बताए थे कि वो आप लोगों के लिए होने वाले हैं। सो कौन कौन एक्साइटेड है, प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो कि यस, आई एम एक्साइटेड फॉर द गिफ्ट्स। यस, मुझे पता है कि सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो सब लोगों की जो बैटरी है वो थोड़ी सी लो हो गई होगी। सो प्लीज प्लीज प्लीज, हम लोग एंड में ही हैं, अब Q&A सेशन शुरू होने वाला है। आप लोगों की सबसे बड़ी बात शुरू होने वाली है। ओके ओके, संकेत, आरव, मनीष, ममता, दिव्यांशु, तैर्या, यस यस। जो 3 गिफ्ट होने वाले वो बेसिकली ये 3 गिफ्ट होने वाले हैं। सो जो भी लोग काउंसलिंग सेशन में आते हैं उनका सबसे पहला गिफ्ट हो जाता है एम्बेसडर प्लान। एम्बेसडर प्लान के अंदर हम स्टूडेंट को सेकंड डे से ही अर्न एंड रेफर एंड अर्न वाली सिचुएशन में डाल देते हैं कि मींस आप अपने सेकंड डे से कुछ ना कुछ कमा सकते हो, आप दूसरे स्टूडेंट को रेफर करते हो, आप वहां से पैसा भी कमा सकते हो। जो दूसरा गिफ्ट है, क्योंकि आप एम्बेसडर प्रोग्राम का पार्ट हो जाते हो, जो दूसरा गिफ्ट है वो होता है फ्री एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उसका हम कोई भी चार्ज नहीं करते हैं। एक तो होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एक होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके अंदर क्या होते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं जो आप हमारे पास भेजते हो। ऑनलाइन शेयर करते हो, ऑफलाइन नहीं, पहले ऑनलाइन शेयर करते हो, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आपने जो कहा काउंसलिंग के अंदर एंड आपके जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं उसके अंदर क्या आप एलिजिबल हो। वो टेस्ट भी हम विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपको बता देते हैं कि आप उसमें भी एलिजिबल हो या नहीं हो। इसके भी बार कंसल्टेंसीज अलग से पैसे चार्ज करती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तीसरा गिफ्ट जो मेरे से अभी क्वेश्चन भी पुट किया था ROI वाला, 4 ईयर का करियर प्लान। इसके अंदर हम आपको एक रिपोर्ट आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको बना के देते हैं कि आप सपोज कोई भी यहाँ से जाएगा तो डायरेक्टली फर्स्ट डे से कोई नहीं कमा सकता, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा वहां सेटल होने में। उसके अकॉर्डिंग आप कितना अपने इनिशियल डेज में कितना कमा सकते हो, कमाते कमाते कितना पैसा सेव कर सकते हो, सेव करते करते टैक्स वगैरह पे करने के बाद आप जब 4 साल बाद लौट के आते हो तो कितना पैसा आप वहां से कमा के लाते हो, एंड कितना पैसा आपने डाला होता है, वो पूरा का पूरा ROI इस करियर प्लान के अंदर हम बताते हैं। तो
आप सब लोग जैसे कि 1-to-1 कॉल को अपना को बुक कर चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं Q&A सेशन की साइड। सो ध्रुव, प्लीज आप स्क्रीन पे आ जाओ। एंड मैं ध्रुव के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ध्रुव 3 साल हो गए लगभग उसको वहाँ रहते हुए। एंड उन्होंने वहाँ पे पूरा लाइफ अपना देखा है, किस तरीके से सारी चीज़ होती हैं। वो एज ए पिज्ज़ा शेफ भी काम कर चुके हैं, एज ए डिलीवरी बॉय भी काम कर चुके हैं, एज ए इंटर्नशिप भी कर चुके हैं अलग अलग जगहों पे जाके। एंड अब आप आगे उनसे Q&A सेशन ले सकते हो। सो प्लीज आप कैंप पे आ जाओ ध्रुव। यस ध्रुव, कहाँ पे हो अभी आप? मे बी ही इज कनेक्टिंग। ध्रुव, आर यू देयर? सब लोग वेट कर रहे हैं, आपका क्वेश्चंस पुट करने हैं सबको। ओके, सो मैं यहाँ पे सबका नाम लेने वाला हूँ एक एक करके। आप लोग अपने क्वेश्चन डालते जाइएगा। एंड प्लीज उसको इस तरीके से मत सोचना कि अ, हमें इसको कैसे देखना है। हम लोग जैसे भी हमारे पास रेंडमली क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम उसके आंसर करते जाएंगे एंड हम ट्राई करेंगे सबके सब क्वेश्चंस का आंसर करने का। सो ध्रुव, अभी कहाँ पे हो आप? प्लीज आप बताइए जितने भी लोग हैं उनको। पर मैं अभी अपने दोस्त के घर आया था। एक्चुअली हम एक मीटिंग थी छोटी सी उसके साथ। और नेटवर्क एरर हो रहा है ध्रुव, क्या आप नेटवर्क में जा सकते हैं? सब लोग भी वेट कर करनी रहे हैं थी तो आपका। उसके लिए भी मैं लोगों। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस, यू आर हेलो। यू आर। यस, अभी सही है, अभी नेटवर्क अच्छा है। हाँ जी सर, वो एक्चुअली मैं अपने दोस्त के अपार्टमेंट में था। हम लोग असाइनमेंट्स कर रहे थे साथ में। ओके ओके, कोई नहीं। अटेंडेंस क्या है यूनिवर्सिटी की, कितने दिन वीक में जाना होता है? देखो दिव्यांशु, आजकल अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी हो गई है। एटलीस्ट 60% ऑफ अटेंडेंस आपको जरूरी जाना ही होता है क्लास में। सेकंड चीज, क्लास कितने दिन होती है इसका देखो कोई जवाब नहीं है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, हर कोर्स के हिसाब से अलग होता है। बेसिकली हर एक चीज के हिसाब से सब कुछ अलग अलग होता है। तो वो जब आपका कोर्स होगा, आपकी यूनिवर्सिटी होगी, वो आपको उस हिसाब से पता लगेगा कि कितने दिन जो है आपके यूनिवर्सिटी को आपको जाना होता है। क्योंकि ये स्केड्यूल हर साल भी चेंज होता है। ओके, मोर क्वेश्चंस गाइस, प्लीज टाइप कर सकते हो आप चैट बॉक्स में। ध्रुव, मेरा एक क्वेश्चन था, वहां पे अभी मौसम कैसा चल रहा है? लाइक जैसे कि बहुत सारे सारे लोग बताते हैं, एक एक टाइम ऐसा भी आता है ईयर में जब पूरे टाइम ही सिर्फ रोशनी आती ही नहीं है, मींस पूरा ब्लैक ही रहता है। वो सर, वो ऐसा होता है कि वो होता है हमारा दिसंबर और जनवरी। ये 2 महीने होते हैं जो बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। और रोशनी है कि सुबह 8 बजे उजाला होगा, शाम को 3 बजे 4 बजे अंधेरा हो जाएगा, वो ऐसा होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष और का है, इसको ले लेते हैं ध्रुव। हाँ जी, हाउ टफ आर द एग्जाम्स एंड सिलेबस एंड हाउ फ्लेक्सिबल इट इज भैया? भाई मनीष ब्रो, अपना जो एग्जाम्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। हम लोग उस देश से आते हैं जिस देश में सारा टाइम पेन पेपर लेके हम बैठे रहते हैं। ये एग्जाम खत्म हुआ तो दूसरा चालू, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा। स्कूल लाइफ से सबसे पहले आता था फर्स्ट, वो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कुछ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट सबसे पहले, फर्स्ट यूनिट टेस्ट, फिर सेकंड यूनिट टेस्ट, फिर आपका हम हाफ ईयरली आता था, फिर थर्ड यूनिट टेस्ट, फिर फोर्थ यूनिट टेस्ट, और फिर आपका आता था वो जो फाइनल ईयर्स। तो हम उस देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इतनी ज्यादा हम हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं।
स्कूल से आए तो ट्यूशन, ट्यूशन से आए तो घर में होमवर्क, स्कूल का होमवर्क अलग, घर का होमवर्क अलग। यहाँ पे भाई ऐसा होता ही नहीं है कुछ। बहुत इजी सिलेबस रहता है, 10 नंबर का टोटल पेपर होता है। एक पेपर में अगर आपका पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड दैट्स इट। कई अभी मेरा एक सब्जेक्ट है, मैंने रिसेंटली उसको पास करा है। इस सब्जेक्ट में शक्ति सर मैंने एग्जाम ही नहीं दिया। सो मेरे को कैसे? बस मेरे को बस प्रोजेक्ट्स मैंने टाइम पे सबमिट करे। मैं सिंसियर था क्लास में, सारी चीजें करता था मैं। तो प्रोफेसर ने एट द एंड हमको ग्रेड्स दे दिए। प्रोफेसर ने मेरे को 8 नंबर दिए 10 में से, और प्रोफेसर ने बोला इफ यू वांट टू इंक्रीज योर ग्रेड देन यू कैन कम टू गिव द एग्जाम ऑन मंडे, अदरवाइज इफ यू आर हैप्पी विद योर ग्रेड्स देन यू कैन स्टे। मैं कहा भाई 8 मिल रहे हैं, मेरा जो है मेरे को और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर क्यों ही जाना एग्जाम देने। तो वाह। आई वॉज हैप्पी विद 8। तो ओके। वो एक चीज थी। ओके देन और फ्लेक्सिबल मैंने आपको बताया कि 60% अटेंडेंस तो देखो जरूरी होती है, और जो एग्जाम डेट्स होती है वो तो कहीं की भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती। ओके, मास्टर्स कितने नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन होता है, है स्टडी? एंड आफ्टर स्टडिंग विल आई गेट वर्क परमिट एंड फॉर हाउ मेनी इयर्स। हाँ, मास्टर्स बेसिकली आपका 1 साल से लेके 2 साल तक का होता है। कई यूनिवर्सिटी में 1 साल का, फिर 1.5 और 2, ये आपके मास्टर्स के प्रोग्राम होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रोग्राम्स के। और इसके साथ साथ आफ्टर स्टडिंग आपको वर्क परमिट मिल जाता है। उससे पहले आपको जो है वो मिलता है PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, मतलब आपका जॉब सर्च वीजा जो होता है। और अभी रिसेंटली मेरे को एक चीज पता लगी है कि आप जब अपना TRP रिन्यूअल कराते हो उसमें तो आपके पैसे लगते हैं, लेकिन जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो पोस्ट स्टडी वर्क, ये जॉब सीकर वीजा की, इसमें आपकी एक भी पैसा नहीं लगता। ये इसकी एप्लीकेशन आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वाह। वाह। ये अभी मेरे को रिसेंटली 4 दिन पहले ही पता लगा है। वाह। सो इरास्मस लैंग प्लस प्रोग्राम वंशिका पूछ रही है उसके बारे में। वंशिका, इरास्मस प्रोग्राम जो होता है उसका यही होता है कि आपको यूनिवर्सिटी मौका देती है दूसरे देश में जाके पढ़ने का, आप ही के कोर्स के लिए। पर उस ऑफ कोर्स उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। मिनिमम ऑफ 7 आपको लाना होता है इन टोटल ऑफ द सेमेस्टर। और आपके पास कोई भी डेट्स नहीं होने चाहिए। डेट्स मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं होने चाहिए। और साथ ही में आपको यूनिवर्सिटी पे भी करती है। वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर एंड आप कौन से देश में जा रहे हो उसके ऊपर। आपकी फ्लाइट्स के खर्चे का भी पे करती है यूनिवर्सिटी। तो इट्स अ वेरी प्लस पॉइंट कि जो फीस आप यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हो उसी फीस पे आप 6 महीने के लिए दूसरे देश में जाके दूसरी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकते हो, और उस जो आपका सेमेस्टर होगा उसके पैसे भी आपको यूनिवर्सिटी देगी। ओके, लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है लिथुआनिया में क्या? एज इन लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू द जॉब सर्च, तो अब देखो मैं आपको बताऊं, अब कोई भी डोमिनोज में अंदर जाएगा तो अंदर किचन में मेरे को नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को वहां पे इंग्लिश आती होगी। तो वो सेम यहीं पे है। आपको बेसिक लैंग्वेज आनी चाहिए कोई भी जॉब लेने के लिए। और अब तो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, फ्री लैंग्वेज का बोल रखा है सरकार ने, and और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो आनी चाहिए आपको। और लैंग्वेज की प्रॉब्लम डेली लाइफ में नहीं है आपको, बट व्हेन इट कम्स टू द जॉब सर्च देन आई विल रिकमेंड यू टू लर्न लैंग्वेज फ्रॉम राइट नाउ। और मेरा ये मानना है कि आप लोग इजीली पढ़ भी सकते हो, क्योंकि यार द डे यू डिसाइड कि आपको लिथुआनिया आना है, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देन ना। यू आर इधर वे नॉट डूइंग एनीथिंग इन द कंट्री, यू आर सिटिंग एट द होम वॉचिंग नेटफ्लिक्स ऑल द डे, दैट डजंट वर्क। आपने करियर चूज कर लिया और उसकी तरफ अगर आपको बढ़ना है तो क्यों ना 2 घंटे दिन के आप एक भाषा को दे दो। यस, यस। सो देयर इज जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर बीटेक, आस्किंग आरव। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे यहाँ पे कुछ लिथुआनियन कनेक्शंस भी हैं जो साफ बोलते हैं कि भाई इंजीनियरिंग स्पेशली मेरे को जो है आप बंदे दो। और इवन दो सर मैं उसमें रेफरल भी कमा सकता हूँ। ओके। हालांकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ करा नहीं है,
बट हाँ, मैं जब भी आप किसी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं एक गांव में घूम रहा था एंड देयर वाज सम कंस्ट्रक्शन वर्किंग गोइंग ऑन, तो ओके। मेरे अंदर ना एक कीड़ा है कि मैं जाके लोगों से ना पूछूं कि भाई क्या चल रहा है, कि ओके। अपने बंदों का ना कहीं फायदा हो जाए। तो उससे मेरी बातचीत हुई, बढ़िया बातचीत हुई। उसने बोला कि मेरे को कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर चाहिए एंड ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं अपनी स्टोरीज पे जरूर डालता हूँ। वो हालांकि कभी महीने में 3-4 भी आती है, कभी कभार वो 2 महीने में भी एक नहीं आती, वो डिपेंड रहता है। पर हाँ, उसने मेरे को यूं बोला कि अगर आपके पास कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का बंदा है जिसको नॉलेज है, आई विल गिव हिम द जॉब। सर, कैन यू बिलीव, डिग्री रहते रहते बंदा 1,600 यूरो की नौकरी इन हैंड की कर सकता है। वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। आप सब लोग जाके ध्रुव को भी फॉलो कर सकते हो। आपके साथ में मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा अगर आपको वहाँ की कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना है। ध्रुव, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कैन आई गेट इंटर्नशिप टू अनपेड, विल ऑल्सो वर्क, इज इट टू गेट इट? ये वंशिका का है क्वेश्चन। आ, वंशिका, हाँ जी, आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। ऑल्सो, जो आपने इरास्मस का क्वेश्चन पूछा था, इरास्मस सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं होता, इरास्मस इंटर्नशिप के लिए भी होता है। पर उसमें यह है कि आप 3 महीने के लिए देश से बाहर जाके इंटर्नशिप कर सकते हो। तो यस, इंटर्नशिप मिलती है, अनपेड वाली मिलती है। अभी मेरी एक लिथुआनियन दोस्त है, वो आर्ट पढ़ती है, तो उसमें उसको मिली है इंटर्नशिप, 1 महीने की इंटर्नशिप मिली है, और बढ़िया वो वहां से सीखेगी। और पर इसके लिए जो इंटर्नशिप्स मेनली होती है, वो डिपेंड करता है आपकी स्किल पे। अगर आपके पास बहुत अच्छी स्किल आप गेन कर रहे हो, बहुत अच्छी नॉलेज आप गेन कर रहे हो यूनिवर्सिटी में रहते रहते, तो आपकी इंटर्नशिप पेड भी हो सकती है। ओके, नेक्स्ट What about क्वेश्चन। spouse visa? Can I bring my family with me or after I reach there? ये बिल्कुल, आप जब यहाँ पे पहुंच जाओगे उसके बाद आप जो है इंटर्नशिप इंटर्नशिप कह रहा हूँ, अपनी फैमिली को लेके आ सकते हो, बिल्कुल। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है ध्रुव कि कितने टाइम बाद उनको लेके आ सकते हैं, ऐसा कुछ? सर, 1 मिनट में रोड क्रॉस कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। हाँ, तो उसका क्राइटेरिया एज इन कुछ नहीं है उसका। जब आप यहाँ पे आ जाते हो तो इधर यू विल शो योर जॉब कि भाई मैं क्योंकि सरकार को ये दिखाना होता है कि आपकी जो फैमिली है आप उसको पाल भी सकते हो इस देश के अंदर, कि नहीं पाल सकते। और उसके लिए सेम क्राइटेरिया है शो मनी का, या फिर जब आप इस देश में आ जाओ तो आपकी पास एक इनफ सैलरी है अकाउंट में हर महीने जो आ रही है, जिससे आप अपनी फैमिली को जो है पाल सकते हो, रख सकते हो अपने साथ। आपका डेली एक्सपेंस जो है हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What about scholarship? I recently received my grades 88.4% PCMB, want to do Bachelor of Computer Engineering. वंशिका, आई एम नॉट वेरी वेरी श्योर अबाउट स्कॉलरशिप, बट हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एसएनके की वेबसाइट पे पढ़ा था कि उनका था कुछ 50% ऑफ था फीस पे इफ यू हैव मोर देन 90% और 80%, आई एम नॉट रियली श्योर। आई गेस इस क्वेश्चन का जवाब आपको काउंसलिंग सेशन में संभव दे देंगे। यस। Okay, what about humanities students? They have any benefits like maths? ये क्वेश्चन मेरे को सही से समझ नहीं आया दिव्यांशु। व्हाट अबाउट जॉब मार्केट ऑफ जॉब आफ्टर डूइंग एमबीए इन सप्लाई चेन? आई थिंक लॉजिस्टिक्स का तो बहुत सही है वहाँ पे जो। हाँ जी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सर पता है वैल्यूज बहुत ज्यादा है डिग्री की ना, और कौन से यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मध्य प्रदेश से वो आया था 2023 में, बट वो बस यहाँ पे आया था ऐसे ही, उसको चेंज करना था। वो ट्रक ड्राइवर है, आज की डेट में बढ़िया ट्रक चला रहा है, सैलरी उसकी 2,800 यूरो है वाह। इन हैंड पर मंथ। वो लगभग ट्रक 3 लाख चलाता के है, आसपास। हाँ जी।
और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी और उसके मैनेजर के आगे वो सबसे बेस्ट ड्राइवर है। क्यों? क्योंकि जब हमने मैनेजर को ये बताया कि ये क्या नाम है, मिकोलस रोमेरस यूनिवर्सिटी छोड़ के ट्रैकिंग कर रहा है, तो उसकी मैनेजर बोलती कि भाई मैंने वहां अप्लाई करा था और मेरे को रिजेक्ट कर दिया, और तू वो वाह यूनिवर्सिटी को वाह रिजेक्ट करके आ वाह गया। वाह वाह वाह। तो इन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं कि भाई तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। एंड एक एक हमारे जैसे पर्सन, एक इंडियन को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलना, तो बिल्कुल। तो बिल्कुल। आई एम प्लानिंग फॉर केटीयू। केटीयू इज नंबर सेकंड यूनिवर्सिटी इन लिथुआनिया। तो बहुत अच्छा प्लान है वंशिका। ओके, मोर क्वेश्चंस गाइस। हम लोग देखो, अगले। मैं ये कहता हूँ कि लैंग्वेज पे शुरू से फोकस करो। आप अगर इंडिया से देखो, अभी भी ये ऑलमोस्ट मई एंड है। जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो आप लोगों के पास क्लियरली है। अगर आप 3 महीने डेली 2 घंटे आप लैंग्वेज को देते हो, तो 180 घंटे आप लैंग्वेज को दे रहे हो। और मैं नहीं मानता कि 180 घंटे अगर कोई आदमी डेली एक चीज पढ़ रहा है तो वो उसको यहाँ आने से पहले ना आए। यस। इज देयर एनी स्कोप फॉर टीचिंग, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर मास्टर्स इन एजुकेशन। जी बिल्कुल। यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर हैं, अपने इंडिया से हैं, पाकिस्तान से मैंने प्रोफेसर यहाँ पे देख रखे हैं। तो यस, आपको नौकरियां एज अ टीचिंग प्रोफेशन में भी मिल सकती हैं। ध्रुव, अभी वहां पे टेम्परेचर कितना चल रहा है? अभी सर यहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्रीज है। वाओ। यार ऊपर बहुत क्लीन दिखाई दे रहा है, जो ऊपर का अम, एनवायरनमेंट मेरे को दिख रहा है, बहुत क्लीन है। तो मैं एक बार अपना कैमरा बैक करके दिखाता हूँ। वाओ। ये ये बोल्ट बंदा वोल्ट है, डिलीवरी आई कर रहा थिंक है। वो बोल्ट वोल्ट कर रहा है डिलीवरी। हाँ जी, हाँ जी। ओह। वाओ। गुड। और ये बाइक, यहाँ पे एक तो बाइक, लोगों के पास जो बाइकें होती है वो देख देख के जी ऐसा होता है, अरे। यस। और ये ओके। देखो, ये वाली लाइट का एक अलग भी तरीका है। हर तरफ की लाइट एक ही बारी में हो गई। ओके, वेरी गुड। सो ये ध्रुव, हर अगले एक क्वेश्चन पे, रेड लाइट पे नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर साइंस का स्कोप उधर क्या है, कुछ बता सकते हो? विद द स्कोप ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड पब्लिक हेल्थ। देखो, पब्लिक हेल्थ का मैं ऐसा कहूंगा कि उस सेक्टर में नौकरी लेने के लिए आपको लैंग्वेज मेरे हिसाब से B1 लेवल की आनी चाहिए। बिकॉज आप एक पेशेंट से जब बात करते हो तो आपको उसकी बीमारी समझनी चाहिए। और ऑफ कोर्स आप इस देश में काम कर रहे हो, और जो बूढ़े लोग हैं वो तो बोलते नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में नानी नहीं बोलती है इंग्लिश बिल्कुल भी ना, और वो सेम इसी देश का है। और अगर मैं किसी ऐसे बंदे को अपने घर में डॉक्टर बना के भेजूं जिसको हिंदी नहीं आती, तो ना तो नानी एक्सप्लेन कर पाएगी ना वो डॉक्टर समझ पाएगा। तो हाँ, नहीं, जो हेल्थ केयर है उसके लिए आपको लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा आनी चाहिए। पर जितनी मुझे आती है, अगर आप लोगों को उतनी आ जाए, तो मेरे को लगता है बड़ी इजीली आपको वो वाली नौकरी मिल जाएगी। कंप्यूटर साइंस का भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोप है, क्योंकि बॉल्टिक्स में, एस्टोनिया में भी आपकी नौकरी बहुत अच्छी लग सकती है, क्योंकि वो स्टार्टअप्स का उसे हब माना जाता है। और एस्टोनिया जो है वो नौकरी बहुत अच्छी ज्यादा देती है आईटी सेक्टर में। और लिथुआनिया भी कम नहीं है, लिथुआनिया में भी बहुत बड़े बड़े जो है कंपनीज है यहाँ पे बैठी हुई है, जो आपको नौकरी देने के लिए बैठी है। मेरे एक दोस्त है, वो उनकी एज आई गेस 29 या 30 है, और वो इंडिया से स्ट्रेट यहाँ पे आए थे 3,500 यूरोज की सैलरी पे, जो आज की डेट में मोटा मोटा 4 लाख रुपए बनता है। वेरी गुड। सो और लोगों की क्वेश्चंस है? प्लीज गाइस, क्वेश्चन तो टाइप करो।
हाँ जी, यहाँ पे योगा और आयुर्वेदिक सेंटर बिल्कुल है, पर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो आयुर्वेदिक सेंटर है वो तो बहुत ही ज्यादा, पर ऐसा नहीं है जैसा इंडिया में होता है, क्योंकि इंडिया इज अ हब ऑफ आयुर्वेदिक ना, तो उससे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कुछ लोग लेफ्ट कर गए हैं एंड कोई नहीं। ओके, जो लोग हैं आप लोग क्वेश्चन जल्दी से पूछ सकते हो, हमारे पास अगले सिर्फ 5 मिनट है क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं अभी स्टोर में ही आया था सर। ओके, कुछ परचेज करने के लिए आए हो? एप्पल्स? हाँ मतलब बात कर रहा था मैं, तो मैंने सोचा स्टोर में ही घुस जाता हूँ, कुछ दिखेगा डिस्काउंट पे तो मैं खरीद सकता हूँ। वाह। फॉर एग्जाम्पल आज अंगूर जो है डिस्काउंट पे है। इज इट पॉसिबल टू डायरेक्ट प्लेसमेंट इन आयुर्वेदिक सेंटर? ओके। आ, मे बी बट क्योंकि इस देश में बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक का ऐसा है नहीं, तो आई एम नॉट रियली श्योर। ओके, पार्ट टाइम जॉब कैसा है? पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब मिलती है लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लैंग्वेज करते हो बढ़िया तरीके से, आपके पास अभी 3 महीने, आपको एक लेवल की लैंग्वेज आ जाएगी, एंड देन यू कैन इजीली हैव अ जॉब। ओके, कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ इज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन केटीयू? केटीयू में बहुत अच्छी जो है एजुकेशन है। मैं एमआरयू में हूँ, और एमआरयू केटीयू से 1 नंबर नीचे है फॉर ऑल दीज थिंग्स। ओके। तो केटीयू बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कॉर्नर्स के जो क्या कहते हैं आपका यू नो पढ़ रहे हैं उसमें, और वो बताते हैं कि भाई बहुत ज्यादा है, बढ़िया है, हम बढ़िया कर रहे हैं यहाँ पे। एक केटीयू, और जो भी डॉक्टर वगैरह का कोर्स चाहते हैं उनके लिए एलएसएमयू। ये 2 यूनिवर्सिटीज फॉरेनर्स की बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। वेरी गुड। ओके गाइस, तो हम अभी क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हो जल्दी से। बैचलर्स इन एआई फ्रॉम वीयू या केटीयू कैसा रहेगा? व्हाट्स द स्कोप ऑफ फॉर जॉब? जॉब्स काफी सारी, जैसा कि मैंने बताया, जॉब्स आपको इन कोर्सेज से इजीली मिल जाती हैं। जो भी एआई के कोर्स है या जो और भी इन तरीके के कोर्स है, इनसे आपको इजीली जॉब मिल जाती है, और स्कोप भी काफी अच्छा है। सिर्फ लिथुआनिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है आपको नौकरी मिलेगी। ऑल ओवर द यूरोप तो 110%। फॉर एग्जाम्पल आपने बीयू से कर लिया या केटी से कर लिया, दोनों रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज है लिथुआनिया की। आप इसके बाद जर्मनी में अप्लाई कर सकते हो। आप इसके बाद बहुत सारी जगह है, जर्मनी, फ्रांस, इटली। जर्मनी जैसा कि आप सबको पता है हब है पूरा इन सब चीजों का, एआई और इन सब चीजों का, तो यस, उधर भी आपको नौकरी मिल सकती है। ओके। ओके, वंशिका के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं? क्या सभी के डाउट्स क्लियर हैं? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करो जिन जिन लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। एंड ध्रुव क्लियर कर पाया है सबके डाउट्स? ओके, ममता के सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, वंशिका के हुए हैं। एमबीए स्कोप, जॉब एश्योरेंस। वही मैंने बताया जैसे कि आपको, कि डिग्री आप कोई भी करो, स्कोप अच्छा है। और इवेंट्स होते हैं जॉब के लिए, यहाँ पे आप उसमें जा सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें होती है उसमें जा सकते हो। तो स्कोप काफी अच्छे हैं, और जॉब अश्योरेंस यार देखो, अब आप, मैं मैं आपको एग्जांपल दूं,
दिल्ली में कॉमर्स की बेस्ट वो है, कॉलेज है, एस के बीसी करके। आई एम नॉट रियली श्योर, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। बट मेरा एक दोस्त वहां से कर रहा है, ठीक है। अब पर उसके नंबर जो है वो नंबर आते हैं उसके 33 35, पासिंग रेट्स आ रहे हैं बस। तो अब हालांकि वो पूरे दिल्ली का नंबर 1 कॉलेज है, इससे ये अथॉरिटी तो नहीं है ना कि आपको 100% जॉब मिल जाएगी, इवन दो आपकी स्टडीज बहुत आप बेकार कर रहे हो। बिल्कुल ऑफकोर्स बिल्कुल। आप अच्छा पढ़ोगे तो आपको जॉब मिलेगी, पर अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आप नंबर भी यहाँ पे 10 में से 5 लेके आओ और उसके बाद आपको नौकरी भी जो है 2 लाख रुपए की मिल जाए, तो वो तो फिर ख्याली पुलाव वाली बात हो गई ना। ओके ध्रुव, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। अभी आप कुछ और कंट्रीज घूमने के लिए गए थे, लगभग कितना खर्चा आया एंड कहाँ कहाँ आप घूमे, थोड़ा सा बता सकते हो शॉर्ट में? आ, मेरा मैं अभी जो कंट्रीज घूमने गया था, मैं 3 कंट्रीज इस साल में ऑलरेडी घूम चुका हूँ। मैं स्लोवाकिया गया था, उसके बाद मैं वहां पे गया था, हंगरी आई थिंक। हंगरी। हंगरी, यस, हंगरी। एंड मैं एस्टोनिया गया था, 3 देश गया था मैं। एस्टोनिया की ट्रिप मेरे को कुछ 90 यूरो की पड़ी थी 2 दिन की। एंड हंगरी और स्लोवाकिया क्योंकि मैंने एक साथ करा था, तो मेरे को 330 यूरो की पड़ी थी। जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, अगर ग्रुप में जाए तो इट कैन बी सर वे चीपर, क्योंकि आपका एक बिगेस्ट खर्चा जो होता है वो होता है लिविंग। क्योंकि मैं अकेला गया था, तो मैंने प्राइवेट रूम्स वगैरह भी लिए थे। बट अब जब एक ग्रुप में जाओगे तो आप डॉर्मेट्री ऑफ 4 ले सकते हो, तो एक तरीके से आपका प्राइवेट रूम हो जाएगा और वो वे चीपर है। यस यस यस। तो मेरा 3 कंट्रीज घूमने का खर्चा लगभग 400 यूरो आया था। ओके, सौरव आस्किंग एवरेज लिविंग एक्सपेंस फॉर लिविंग। ओके, कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं सौरव। अ, अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हो तो आपका खर्चा जो है वो बहुत कम होता है। समवेयर अराउंड आपकी 100 यूरो की भी डॉर्मेट्रीज है, 150 की भी है। मैं पकड़ के चलता हूँ आप 150 वाली डॉर्म में रहते हो। उसके बाद आपका खाने पीने में 100 यूरो का खर्चा आ जाता है, तो वो 100 का भी मैं 120 ले लेता हूँ। फिर आपका जो है 12-13 यूरो का सिम का रिचार्ज होता है। और उसके बाद आपका बस की टिकट होती है 7-8 यूरो की। और आपका वॉशिंग वगैरह का खर्चा होता है महीने का कुछ 8-10 यूरो का। लगभग हम तो इसको मान के चले तो तीन 30 से सौ यूरो 40, 30। ओके, 300 300 यूरो से 400 यूरो के आसपास ना, आई हाँ थिंक। जी। ओके, हाँ जी, यही इतना आता मैंने है। शुरुआत में भी बताया था शायद। हाँ, पर अब ऑल्सो ये लो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मैं अकेला रहता हूँ तो मेरा रेंट ही 250 यूरो है, प्लस यूटिलिटी आती है, तो मेरा बस रहने का ही 300 सवा 300 जाता है। ओ, ओके ओके। बट सो ये क्योंकि डिपेंड करता है कि मैं आप लोग कैसे रहना चाहते हैं बेसिकली। अगर आप डॉम में रहना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन आप सोचते हैं कि यार एक एक्सपेंसिव फ्लैट में रहना है, तो वो महंगा ही पड़ेगा। एग्जैक्टली exactly। और मेरी राय तो सबको यही है कि भाई इनिशियली या तो आप ग्रुप्स में रहो या फिर आप डॉर्मेट्री में रहो, क्योंकि उससे आपको ये पता लगता है कि आप किस चीज में एडजस्ट हो सकते हो और किस चीज में नहीं हो सकते हो। एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि भाई मेरे को अकेले अपार्टमेंट लेना है या फिर मेरे को दोस्तों के साथ ही रहना है, या और सारी चीजें। सो ओके ध्रुव, थैंक यू, आप आए उसके लिए। तो अभी हम इसको क्लोज करते हैं। ओके ध्रुव, आप एंड ओके कर सर, सकते हो कॉल अच्छा को। लगा सबसे बात करके मेरे को। और मिलते हैं सर दोबारा। ओके। अभी तो खैर बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा है, लेकिन फॉर यस श्योर यस, दोबारा। आई नो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं। ओके सर। ओके ध्रुव, ओके गाइस, थैंक यू। बाय बाय। बाय। सो अभी आप सब लोगों ने देखा, ध्रुव ने सब कुछ बताया वहाँ के हिसाब से। एंड आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब क्लियर करे ध्रुव ने। अब लास्ट में बस मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूँ यार, आप लोग चैंपियंस हो। आप लोग यहाँ तक पहुंचे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये स्टेप ले पाते हैं। आप यहाँ तक आए,
आपने ये सारे अपने जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर करे। अब आप एक अच्छा डिसीजन अपनी लाइफ के लिए ले सकते हो, चाहे वो कैसा भी हो। देखो कंसल्टेंसी को क्या चाहिए, बेसिकली कंसल्टेंसी को ये चाहिए मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। लेकिन अब आपके माइंड में एक चीज़ है, क्लियर है, मुझे जाना है या नहीं जाना, सिंपल इज दैट। एंड वो आपको अब नेक्स्ट स्टेप लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो अब लोग हम आगे मिलते हैं जब भी, जिन जिन्होंने भी काउंसलिंग सेशन बुक किए हैं उनसे। ओके, बाय गाइस, टेक केयर एंड बी मोटिवेटेड ऑलवेज। ओके, बाय। ओके, बाय एवरीवन।